नमस्ते दोस्तों, अल्फा रीडर्स पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने वाले हैं जो समय की हर सीमा को तोड़ देगी, जो आपको इतिहास के उन अंधेरे पन्नों में ले जाएगी जहां मौत सिर्फ एक धोखा है, जहां हजारों साल जीना एक अभिशाप भी है और एक वरदान भी, और जहां साइंस और मिथोलॉजी एक दूसरे में इतने गहरे घुल मिलते हैं कि दोनों के बीच की लकीर मिटा जाती है। लेकिन पहले उन 7 दिव्य आत्माओं के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें हमारे शास्त्रों ने चिरंजीवी कहा है। चिरंजीवी यानी वो जो कभी नहीं मरते। ये 7 अमर शख्सियतें हैं जो काल के नियम से परे हैं, जिन्हें मौत छू नहीं सकती, जिनका वक्त रुक गया है, जो अब भी इस धरती पर हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद माने जाते हैं। सबसे पहले हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के एक महाशक्तिशाली योद्धा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के खत्म होने के बाद जब उन्होंने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडवा पुत्रों का वध किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में उन पर एक ऐसा श्राप डाला जो सदियों तक गूंजता रहेगा। जा, कली युगा के अंत तक इस धरती पर भटकता रह, तेरा माथे का जख्म कभी नहीं भरेगा और तू हमेशा दर्द में जीता रहेगा। तब से अश्वत्थामा के माथे पर एक रिश्ता हुआ कभी ना भरने वाला जख्म है, जो आज भी उनके होने का प्रमाण है। दूसरे हैं महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता, ज्ञान के अमर स्रोत, जो आज भी ध्यान में लीन रहते हैं। तीसरे हैं पवन पुत्र हनुमान जी, भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक, जो कली युगा में अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित हैं। चौथे हैं विभीषणा, रावण के छोटे भाई, जिन्हें प्रभु राम ने उनकी धर्मनिष्ठा के पुरस्कार में अमरत्व का वरदान दिया। पांचवें हैं कृपाचार्य, पांडवों और कौरवों के कुलगुरु, जो आज भी अपने युद्ध ज्ञान के साथ इस सृष्टि में विचरमण हैं। छठे हैं भार्गव परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिन्हें कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान मिला, जो 3 युगों में मौजूद रहे हैं। और सातवें हैं राजा बलि, महान दानवीर असुरा राजा, जिसे भगवान वामन में पाताल लोक का अधिपति बनाया और अमरत्व प्रदान किया। ये 7 चिरंजीवी, ये सिर्फ पूजा की किताबों की बातें नहीं हैं, ये एक जीवित विश्वास है हमारे देश का कि ये आज भी हैं, छिपे हुए, नए रूपों में, नए नामों में। और अक्षत गुप्ता की रचना द हिडन हिंदू इस विश्वास को एक ऐसी मॉडर्न थ्रिलर के साथ जोड़ती है कि सुनते सुनते आप खुद नहीं जानोगे कि कहां मिथोलॉजी खत्म होती है और कहां साइंस शुरू होती है। साल 2041, एक सिंपल कमरा, 2 लोग और एक खामोशी इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे। मिसेस बत्रा, 74 साल की एक बुजुर्ग औरत, अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। उनका चेहरा थका हुआ है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी झलक है जो कहती है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ ऐसा जो सामान्य इंसान नहीं देखता। उनके सामने बैठा है पृथ्वी, करीब 20 साल का एक नौजवान। चेहरा कॉन्फिडेंट है, आंखें तेज हैं, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में एक ऐसा दम है जो उसकी उम्र से काफी ज्यादा लगता है। पृथ्वी कहता है, मैंने वो सब खुद अपनी आंखों से देखा है जो 2020 में रॉस आइलैंड की उस फैसिलिटी में हुआ, और मैं जानता हूं कि उसके जैसा कोई नहीं था, न पहले न बाद में। वो एक दैवी सच है, मौत और विनाश के देवताओं के लिए एक एजाज है जिसे उन्होंने कभी नहीं जीता। मिसेस बत्रा भड़क के बोली, ये कैसे मुमकिन है? 2020 में तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम कुछ भी नहीं देख सकते थे उस वक्त। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पृथ्वी ने माना। मैं वहां पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वहां मौजूद था, एक से ज्यादा रूप में, और मुझे सब कुछ उतना ही साफ याद है जैसे आज भी वहां खड़ा देख रहा हूं। हर चेहरा, हर आवाज, हर पल। मिसेस बत्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो रुक रुक के बोली, मैंने इन पिछले सालों में ऐसी चीजें देखी हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है, ऐसी सच्चाइयां देखी हैं जिन्हें आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं मान सकती हूं कि कुछ सच हैं जो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता। फिर कुछ रुक के बोली, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती थी, एक साधारण मौत चाहती थी। 2020 में सब ठीक था, मुझे एक अच्छी मौत मिलने वाली थी, लेकिन सब बदल गया, सब कुछ बदल गया। आप यहां क्यों आए हो? उन्होंने पूछा। क्योंकि मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूं, और आप वो आखिरी इंसान हैं जिन्होंने उसे देखा है। मैं जानता हूं आपने सब कुछ खो दिया उस मिशन में, और आज भी नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन आप ही एक हैं जिनके पास जवाब हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की मदद करें।
मिसेस बत्रा ने पृथ्वी की आंखों में गहराई से देखा। ठीक है, मुझे बताओ जो 2020 में हुआ, सब कुछ। मैं नहीं मरना चाहती बिना जाने कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे क्यों चूज किया गया। पृथ्वी ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की एक पल के लिए, और फिर वक्त 2020 में पीछे चला गया। रॉस आइलैंड, अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 2 किलोमीटर पूरब की तरफ। गर्मियों के उन रेयर दिनों में से एक था जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत से नहीं चमक रहा था। नीला आसमान साफ था, सुबह की ठंडी हवा ताजा दम करती थी। चीड़ों की आवाज, छिपकली की खुशबू, समुद्र की दूर दूर से आती लहरों की गूंज, ये सब एक बेहद सुंदर तस्वीर बनाते थे। लेकिन इस शांति को एक हेलीकॉप्टर की गर्जन ने तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा था, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। 4 भारी भरकमी वेल बिल्ट गनमैन उसकी आंखों पर नजर टिकाए बैठे थे, जैसे सदियों से उसी एक पल का इंतजार कर रहे हों जब ये आदमी आंखें खोलेगा। उस आदमी का चेहरा सफेद रंग से पोता हुआ था, एक अघोरी का अंदाज। दाढ़ी और मूछें बेढंगे तरीके से उगी हुई थीं, कोई काट नहीं रहा था। लंबे काले उलझे बाल उसके रहस्य को और गहरे करते थे। देखने में ये करीब 40 साल का लगता था, लेकिन उसकी त्वचा इतनी साफ, इतनी चमकदार, इतनी ईथरिकली कार्व्ड थी कि उसके चेहरे के इर्द गिर्द एक ब्यूटी का हेलो बनता था। जब हेलीकॉप्टर की वाइब्रेशन से उसका शरीर हिलता तो उसके जिस्म से राख गिरने लगती। राख, एशेज, जैसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इतिहास को अपने अंदर समेटा हुआ था। पायलट की आवाज आई, 11.6755 डिग्री नॉर्थ, 9.7626 डिग्री ईस्ट, लैंडिंग एट रॉस आइलैंड इन 3 मिनट्स। रॉस आइलैंड, अंडमान और निकोबार की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। कुदरत के अनेक अनमोल तोहफे, नायाब स्पीशीज, नीला पानी, हरी भरी धरती, और इस धरती पर सजा था एक डोम शेप्ड, पूरी तरह शीशे से बनी हाईटेक रिसर्च फैसिलिटी। ये फैसिलिटी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ये एक लिविंग ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी की मिसाल थी। जो भी स्क्रीन को टच करता, वो स्क्रीन जैसे एक एडवांस्ड स्पीशीज की तरह रिस्पॉन्ड करती। टेम्परेचर चेंज करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडजस्ट करना, दुनिया के साथ एक नई भाषा में बात करना। डोम के आर्च्ड रूफ के हर कोने में मोशन सेंसर कैमरास थे। कोई भी कभी अकेला नहीं था अंदर। एक डिजिटल आंख हर इंसान का पीछा करती थी। इस फैसिलिटी का सिक्योरिटी चीफ था वीरभद्र, वॉलंटरीली रिटायर हुआ एक पुराना इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर। 6 फीट का कद, मस्क्यूलर बॉडी, इतना टॉट कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था उम्र का। सॉल्ट एंड पेपर मिलिट्री हेयर कट, डस्की स्किन, कुछ पुराने जख्म और निशान दोनों हाथों पर, ज्यादा पुराने नहीं लेकिन बहुत फ्रेश भी नहीं, इन सालों की लड़ाइयों के सबूत। काली एविएटर ग्लासेस, अंदर की तरफ छुपी हुई पिस्टल हमेशा मौजूद, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और दाएं आंख के बिल्कुल पास सीधा एक गहरी लकीर सी पुरानी स्कार। जब लॉबी में पहुंचा, देखा 4 गार्ड्स एक बेहोश आदमी को कॉरिडोर से घसीट रहे थे। वो आदमी सिर्फ एक छोटा सा लॉइन क्लॉथ पहने हुए था निचले आधे पर, पूरा शरीर राख से लिपा हुआ, गले में रुद्राक्ष की माला, उलझे बालों के बीच में एक रस्टेड लोहे का त्रिशूल, नंगे पैर, जमीन पर राख के निशान छोड़ता हुआ। वीरभद्र के अंदर कुछ हुआ उस पल, एक सर्टेनिटी जो सिर्फ तभी आती है जब कोई बहुत पुरानी खोज का अंत होने वाला होता है। ये वही है, द मैन। तभी लॉबी में एक आवाज गूंजी, वीरभद्र। डॉक्टर श्रीनिवासन, वीरभद्र के बॉस और इस पूरे ऑपरेशन के हेड। करीब 65 साल के, 4 फीट 8 इंच का कद, वीरभद्र से काफी छोटे, डार्क ब्राउनिश लिप्स जो उनकी लाइफ लॉन्ग चेन स्मोकिंग की कहानी कहते थे। सर पर सिर्फ आधा स्कैल्प ढका हुआ था सफेद बालों से। एक ब्राउन मैट सूट जिसमें अंदर व्हाइट शर्ट थी, एक ब्रॉड रेड टाई जो लूज ढाली थी कॉलर पर, और आंखों पे पुराने स्टाइल के ब्लैक स्क्वायर फ्रेम्ड ग्लासेस। उन पर एक स्ट्रिंग जो दोनों साइड से नीचे लटकती थी और पीछे नेक के अराउंड जाती थी। देखने में डॉक्टर श्रीनिवासन एक कॉमिकल फिगर लगे थे, लेकिन जो कोई उनकी आंखों में देखा समझ जाता था कि ये आदमी खिलवाड़ करने वाला नहीं। उनकी आंखों में इतनी डिसिप्लिन थी कि किसी भी बड़े ऑफिसर को भी उनके सामने सबॉर्डिनेट फील हो जाता। ये आदमी बॉस बाय डिफॉल्ट था, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से लोग झुक जाते। उनके साथ एक और आदमी था, डॉक्टर तेज बत्रा। वीरभद्र ने हाथ मिलाया। डॉक्टर बत्रा टॉल थे, फेयर, करीब 50 साल के, सिख कम्युनिटी के, ब्राउन आंखें, चबी चेहरा, एक मरून फॉर्मल शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक लेदर शूज के साथ। एब्डोमेन के आसपास थोड़ा फैट, दाढ़ी और मूछें स्टाइलिशली ट्रिम्ड। दाएं हाथ में एक मेटालिक कड़ा, बाएं हाथ पर एक क्लासिक वॉच विद रोमन न्यूमरल्स,
और एक एक्सप्रेशन जो हमेशा एक इरिटेटेड साइंटिस्ट का था, जैसे कोई ना कोई चीज उन्हें हमेशा परेशान करती हो। ये वही है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट में पूछा। आउनु सर, वीरभद्र से तेलुगु में निकल गया और तुरंत सुधारा, आई मीन यस सर। तो किस बात का इंतजार है? ले जाओ इंटेरोगेशन रूम में। गार्ड्स ने कैप्टिव को आगे घसीटना जारी रखा, एल शेप्ड कॉरिडोर के थ्रू, एक के बाद एक डोर, और अंत में एक डोर जो 2 गार्ड्स की चौकी में खुलता था। इंटेरोगेशन रूम करीब 12 फीट ऊंची, उसी डोम के बाकी हिस्सों जैसी पॉश और रिट्सी डेकोर। एक कुर्सी बीच में, स्टेनलेस स्टील की, लेदर सीट, आयरन बैकरेस्ट, आर्म रेस्ट्स में इंटीग्रेटेड हैंडकफ्स, कमर, सर और पैर के लिए लेदर बेल्ट्स। कैप्टिव को उस कुर्सी में इतना कसकर बांधा गया कि सिर्फ उंगलियां हिलना पॉसिबल थीं। आसपास पॉलिश्ड वुडन टेबल्स, हर टेबल पर एक कंप्यूटर स्क्रीन, सीलिंग पर एक प्रोजेक्टर, एक व्हाइट स्क्रीन वॉल पर। यह एक लैब भी था और एक इंटेरोगेशन रूम भी, दोनों एक साथ। वीरभद्र अंदर बैठा और कैमराज ऑब्जर्व करने लगा। एक चीज क्लियर थी, सिर्फ कैप्टिव नहीं, कमरे के हर इंसान को भी देखा जा रहा था। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। कैप्टिव धीरे धीरे होश में आने की कोशिश कर रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन कोई उनके चेहरे पर लगा सफेद पेंट वेट टिश्यू से साफ कर रहा था। और कुछ आवाजें आ रही थीं। एक लड़की की आवाज, कितना अजीब दिखता है ये, कौन है ये? एक आदमी का जवाब, सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, आई नो हु ही इज। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं? LSD। LSD? वो ड्रग? नहीं, लीसा सैमुअल डिकोस्टा, LSD। अच्छा, मैं अभिलाष हूं, और ये जो यहां बैठा है ये एक अघोरी है। अघोरी, ये शब्द जैसे एक बॉम्ब की तरह कमरे में गिरा। और फिर अभिलाष ने शुरू किया, और जो उसने बताया वो एक पूरी दुनिया का दरवाजा था। अघोरी, एक ऐसी ट्रेडिशन जिसने रिलीजन, साइंस, डर और क्यूरियोसिटी सबको एक साथ चैलेंज किया है। ये वो लोग हैं जो शमशान को घर मानते हैं, जो मुर्दों की राख अपने शरीर पर मलता है, जो खोपड़ी से प्याला बनाते हैं, जो इंसान का मांस खाते हैं, not because they want to harm anyone, but because they believe nothing is impure, nothing is separate from God. उनकी नजर में आग भी गॉड, मिट्टी भी गॉड, राख भी गॉड, मांस भी गॉड। अघोरीज बिलीव करते हैं कि जो लोग अपने अंदर इम्प्योरिटी का डर लिए जीते हैं वो कभी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो डिलिबरेटली उन सब चीजें करते हैं जो सोसाइटी टैबू समझती है, ताकि ये डर खत्म हो सके और एक नॉन डुअल कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जा सके, जहां कोई भेद ना हो, न पक्का न इम्प्योर, न होली न अनहोली, सिर्फ गॉड। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये प्रकृति पर कंट्रोल रखते हैं, डिजीजेस ठीक कर सकते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन ने इम्पॉसिबल माना है। एड्स, कैंसर, ह्यूमन ऑयल्स जले हुए मुर्दे की राख से निकलते हैं। साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन अघोरीज ने यह दावा कभी नहीं छोड़ा। और जो पहला अघोरी माना जाता है, किनाराम, वो 150 साल तक जीता था। ये सब अभिलाष बोलता जा रहा था, और उसी दौर में डॉक्टर बत्रा उस बेहोश कैप्टिव के हाथ की नस में एक सिरिंज डाल रहे थे। नार्को एनालिसिस ड्रग, ट्रूथ सिरम। इसके असर में इंसान झूठ नहीं बोल सकता, बॉडी की ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता। ओम, जैसे कोई एक मंत्र बोला हो, और वो आदमी अपनी आंखें खोलने लगा, धीरे धीरे, जैसे सालों की नींद से जाग रहा हो, जैसे ये दुनिया उसके लिए नई नहीं, पहचानी हुई है। उसकी आंखें खुली, और जिस भी इंसान ने उस पल उस आदमी की आंखों में देखा वो अंदर तक हिल गया। वहां इतनी गहराई थी, इतना दर्द, इतना ज्ञान, जैसे उन आंखों ने हजारों सालों के रंग बरंगे समुद्र देखे हों, मौत का चेहरा देखा हो, खुशियां और तबाही दोनों झेली हों, और अब भी यहां खड़े हों बिना किसी उदासी के। दरवाजा खिसकाया गया और एक महिला अंदर दाखिल हुई। पूरी रूम की हवा बदल गई उस एक पल में। डॉक्टर शाइस्ता, पुणे महाराष्ट्र से बुलाई गई, साइकाइट्रिस्ट और हिप्नोटिज्म की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसे गवर्नमेंट खुद जब चाहती है बुलाती है। मिड 40s में, 5-5.5 फीट का कद, फेयर कंप्लेक्शन, कॉपर ब्राउन बाल, सीधे, खुले, कमर से भी नीचे, हमेशा एक ऐसी मुस्कुराहट जो एमिएबल है, न थोपी गई न फोर्स्ड। उनका पहनावा एक खास स्टाइल था, एक ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती, क्रीम पटियाला सलवार, एक ब्लैक प्रिंटेड दुपट्टा दोनों कंधों पर, पैरों में कोल्हापुरी स्टाइल जूतियां, हाथ में रंगीन पत्थर की रिंग्स, बाएं बाइसेप पर एक ताबीज, गले में एक पतली चेन, रिस्ट पर 2 सोने के कंगन। लेकिन सबसे ज्यादा नोटिसेबल था उनकी आंखें, सी ब्लू, एक ऐसी नीलाई जो समुद्र की गहराई जैसी थी और जिसमें हिप्नोटाइज करने की एक नेचुरल शक्ति थी।
जिनसे एक बार आंख मिलाओ एक अनजानी सी पुल महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं सुन रही हूं, सब बताओ। डॉक्टर शाइस्ता वहां आई थी एक स्पेसिफिक काम के लिए, कैप्टिव को हिप्नोटाइज करना, इंटेरोगेशन करना, उसे ऐसे सवालों में ले जाना जहां से वो सच निकलता है जो वरना छुपा रहता। लेकिन जब वो कैप्टिव के सामने बैठी तो उसने जो पहली चीज महसूस की वो ये थी कि इस आदमी ने ड्रग्स लिए हुए भी डर नहीं था, कोई एंग्जाइटी नहीं। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने लाइफ में कई प्रिजनर्स देखे थे, कई मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट्स, लेकिन ऐसा इंसान कभी नहीं। और फिर बिना कुछ पूछे, बिना किसी सवाल के, कैप्टिव ने अपनी आंखें खोली, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मेजर्ड, और एक सादा सा नाम लिया, ओम शास्त्री। कमरे में एक खामोशी। डॉक्टर शाइस्ता कंफ्यूज्ड थीं, इतनी शक्ति की खुद अपना नाम बताना जब कोई पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन असली झटका अब आया। ओम शास्त्री की नजर धीरे धीरे घुमाई, कमरे में मौजूद सबको उसने स्कैन किया, जैसे कोई पुरानी पहचान ढूंढ रहा हो। और फिर डॉक्टर श्रीनिवासन पर नजर टिकी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा एकदम बदल गया, हजारों सालों की कोई याद उठ के वापस आ गई, और वो एक बार बोला, डीपली पर्सनली, जैसे कोई बात एक ही इंसान के लिए हो, चिन्ना। रूम में सब फ्रीज हो गए। वीरभद्र, डॉक्टर बत्रा, LSD, अभिलाष, सबने इस एक लफ्ज में एक ऐसी वेट महसूस की जो नॉर्मल नहीं थी। चिन्ना, ये डॉक्टर श्रीनिवासन का बचपन का एक पर्सनल निकनेम था, एक ऐसा नाम जो सिर्फ उनके बहुत करीब के लोग जानते थे, सिर्फ वो लोग जो एक स्पेसिफिक जमाने में एक स्पेसिफिक जगह उनके साथ थे। ये बेहोश आदमी जिसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसे ब्लाइंड फोल्डेड लाया गया था, जिसे पहली बार इस रूम में लाया गया था, ये आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन के उस नाम को कैसे जानता था? डॉक्टर श्रीनिवासन का चेहरा एक पल के लिए कुछ ऐसा दिखा जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल था। सरप्राइज, डर, रिकग्निशन और फिर एक फोर्स्ड एंगर। उन्होंने सिग्नल दिया। गार्ड ने फौरन ओम शास्त्री की नाक पर नारकोटिक सोक्ड कॉटन रख दिया। वो आदमी फिर से अंधेरे में चला गया। डॉक्टर शाइस्ता अपना काम शुरू करती हैं। हिप्नोसिस, ये वो चीज है जिसमें उन्हें महारत हासिल है। ओम शास्त्री की आंखें बंद हैं, उसका शरीर कुर्सी पर ढीला है, और शाइस्ता की सी ब्लू आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही हैं। एक सूदिंग रिदमिक आवाज में बोलने लगी, तुम्हारा असली नाम क्या है? ओम शास्त्री, फीबल आवाज। ये तो हम जानते हैं, असली नाम, वो जो किसी को नहीं बताया। मुझे याद नहीं। अभिलाष पीछे से, झूठा। डॉक्टर बत्रा ने टोका, वो झूठ नहीं बोल सकता। नार्को एनालिसिस में बॉडी की इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है, और ऊपर से हिप्नोटिज्म। शाइस्ता ने आगे पूछा, जो याद हो वो बताओ, कुछ भी। ओम शास्त्री का चेहरा एक पल काम, एक पल में स्माइलिंग, एक पल में टेंस, एक पल में दर्द में, जैसे अंदर कोई बहुत पुराना एल्बम पलटे हो जो बेहद पर्सनल हो। मुझे बंदा बहादुर याद है, मेरा जनरल, जिसे मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने मरवाया था। डॉक्टर बत्रा के हाथ रुके। बंदा बहादुर, ये नाम उन्हें कुछ याद दिलाता था। सिख हिस्ट्री में एक बार पढ़ा था जरूर। संजय, ओम ने आगे कहा। अभिलाष ने सार्कैज़म में कहा, कौन सा संजय? दत्त, सुरी, लीला भंसाली? LSD खिलखिलाई। वो अपने तब भी हमेशा कुछ बोल देती थी जो सिचुएशन को अनएक्सपेक्टेड बना दे। LSD, लीसा सैमुअल डिकोस्टा, 25 साल की एक प्रोफेशनल हैकर, ब्लैक वेवी बाल, आमंड ब्राउन आंखें, फ्लोरल वाइट ड्रेस, बोल्ड ब्लैक फ्रेम ग्लासेस, हाई हील्स, कॉन्ट्रास्ट बैंड्स रिस्ट्स पर, एक्स पेंडेंट गले में। वो एक छोटी सी जगह से आई थी। एक्सेंटेड लेकिन अनइम्प्रेसिव लैंग्वेज, फास्ट, अनप्रिडिक्टेबल, टंग किसी के कंट्रोल में नहीं, अपने भी नहीं, लेकिन काम में एकदम टाइट। संजय, गावलगन का बेटा, ओम ने जवाब दिया, जिसने महाभारत के युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर के अंधे राजा को आंखें बनाकर पूरा बैटलफील्ड डिस्क्राइब किया था। मैं उस वक्त हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था। मेरा नाम था विदुर। अभिलाष की किताब हाथ से छूट गई। विदुर, महाभारत का वो विदुर, धृतराष्ट्र का सौतेला भाई, हस्तिनापुर का सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री, वो जो एक बार कहे तो पूरी राजनीति पेड़ की तरह हिल जाए। और फिर अभी सेशन पूरा भी नहीं हुआ था, 1 घंटा भी नहीं बीता था। ओम शास्त्री की आंखें खुल गईं, बिल्कुल पूरी तरह से, एक झटके में। डॉक्टर शाइस्ता डर की मारे कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। LSD की सांस रुक गई। डॉक्टर बत्रा के हाथ कांप गए। गार्ड्स ने बंदूकें लोड की। कमरे में मौजूद हर इंसान एक पल के लिए जैसे स्टोन बन गया। डॉक्टर शाइस्ता ने अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा पेशेंट्स को हैंडल किया था। क्रिमिनल्स, मेंटल पेशेंट्स, ड्रग एडिक्ट्स, कोई कभी ऐसा उठा नहीं। इतने डोज के बाद 1 घंटे से भी कम में ये इम्पॉसिबल था। डॉक्टर बत्रा का साइंटिफिक माइंड बता रहा था, एक डोज इतना था जो एक सामान्य इंसान को 4-5 घंटे के लिए डाउन कर सके। उन्होंने 1 नहीं 3 बार दिया था।
तीसरा डोज किसी भी इंसान की जान ले सकता था, और ये आदमी 1 घंटे में बैठकर देख रहा था। ओम शास्त्री उन्हें घूर रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे पता था कि ये होने वाला था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग क्या चाहते हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी अथॉरिटेटिव टोन में जवाब दिया। कुछ आंसर्स चाहिए जो आपके पास हैं। कितना जानते हो मेरे बारे में? अभी इतना कि ओम शास्त्री तुम्हारा असली नाम नहीं है, बंदा बहादुर और संजय तुम्हारे लोग हैं, और विदुर और विष्णुगुप्त तुम्हारे और फेक नाम हैं। ओम शास्त्री की आंखें बंद हुई, चेहरा दर्द से टाइट हुआ। डॉक्टर बत्रा फौरन आगे बढ़ते हैं। दोबारा मीडल। ओम ने अवॉइड करने की कोशिश की और चिल्लाया, मैं मीडाजुलाम, फ्लूनिट्राजैम, बार्बिचुरेट्स और एमोबार्बिटल के लिए इम्यून हूं। ये कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर बत्रा के अंदर एक वजह के साथ एक हैराना होना था। इन सब दवाओं के नाम ये सिर्फ एक अघोरी को कैसे पता है? ये फार्मास्यूटिकल टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स नाम हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जानता। फिर भी नीडल। ओम फिर से अंधेरे में चला गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के जहन में ओम के वो 3 लफ्ज घूम रहे थे। मैं जानता हूं आप कौन हैं। ये कैसे जानता है ये आदमी? एक इंसान जिसे ब्लाइंड फोल्डेड लाया गया, जिसे ड्रग्स चला दिए गए, वो डॉक्टर श्रीनिवासन का पर्सनल निकनेम और उनके बारे में और क्या जानता है? ब्रेक के दौरान कमरे की हवा कुछ अलग थी। एलएसडी अपने लैपटॉप से चिपकी थी, अभिलाष अपनी मिथोलॉजी की किताब में, परिमल कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश में। डॉक्टर बत्रा एक कॉर्नर में अकेले कुछ गौर कर रहे थे। परिमल डॉक्टर बत्रा के पास गया, धीरे से। सर, क्या आप ठीक हैं? आप कुछ अलग लग रहे हो। डॉक्टर बत्रा एक पल के लिए रुके, फिर कुछ सोच के बोले, परिमल, इस आदमी ने 1 घंटे से भी कम में होश हासिल कर लिया। 3 डोजेस के बाद। 3। 1 डोज ही काफी था मारने के लिए, और ये नहीं मरा, ना ही 7-8 घंटे के लिए अनकॉन्शियस रहा। परिमल की आंखें चौड़ी हो गई। ये सिर्फ मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये मेरी पूरी मेडिकल ट्रेनिंग पर एक बड़ा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कैसे किया उसने ये। इसी बीच वहां एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी। एलएसडी ने परिमल से पूछा, ये आदमी क्या बोल रहा था संस्कृत में? परिमल ने हकला के जवाब दिया, एक श्लोक था, एक वर्स। मैं पूरा नहीं सुन पाया, आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जो मैं समझा उसका मतलब कुछ ऐसा था। परिमल ने अपनी नोट्स देखी। बुढ़ापा एक शेर की तरह आकर हमला करता है इंसान पर, बीमारियां दुश्मन की तरह हमला करती हैं, जिंदगी एक टूटे हुए घड़े से पानी की तरह टपकती रहती है। फिर भी इंसान दूसरों को तकलीफ देने में लगा रहता है, जैसे उसे ये एहसास ही नहीं कि वो एक दिन नहीं रहेगा। एलएसडी ने एक पल के लिए रुका। ये एक्चुअली काफी मीनिंगफुल है। चाणक्य का लिखा हुआ है ये, परिमल ने धीरे से कहा, और फिर रुक गया, जैसे खुद ही शॉक था कि ये उसने बोल दिया। अभिलाष ने ये सुना, उठ के आया। क्या बोल रहे तू? चाणक्य का ओरिजिनल वर्स है ये, 300 BCE के आसपास लिखा गया था, और इस आदमी ने अभी बिल्कुल सेम वर्स सुनाया। अभिलाष ने अपनी मिथोलॉजी की बुक खोलने की कोशिश की, एक स्पेसिफिक सेक्शन ढूंढ रहा था। इसी बीच सेशन दोबारा शुरू हुआ। ओम शास्त्री अभी भी ट्रांस में था, ड्रग्स का असर वापस आ गया था, और शाइस्ता फिर से हिप्नोटाइज कर रही थी। क्या तुम किसी मिशन पर हो? ओम का सिर हां में हिला। पूरे रूम में एक शिवर। शाइस्ता ने आगे पूछा, क्या छुपा रहे हो? अपनी यादों में और एक लॉकर में कुछ सामग्री, पूरी मानवता के लिए। एलएसडी का दिमाग इंस्टेंटली कंप्यूट करने लगा। टेररिस्ट? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? अभिलाष ने जल्दी बोल दिया, मैं जानता था, ये मुस्लिम लग रहा है, ये कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है। शाइस्ता ने एक कड़ी नजर अभिलाष पर डाली। ये रूम में आखिरी बार तुम्हें किसी को रिलीजन से जज करते सुना। अगोरीज मानते हैं कि किसी भी चीज के साथ हेट्रेड रखना मोक्ष का रास्ता बंद कर देता है, तुम भी याद रखो। अभिलाष ने सर झुकाया थोड़ा। शाइस्ता ने कंटिन्यू किया, तुम किसी के लिए छुपा रहे हो ये सब? इस इंसानियत के लिए, ओम ने जवाब दिया, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो ट्रांसेंडेंट थी। फिर विदाउट एनी क्वेश्चन ओम ने बिल्कुल अलग एक चीज बोली, नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं। शाइस्ता हैरान, ये मैंने नहीं पूछा। लेकिन लीसा सैमुअल डिकोस्टा ने पूछा, परिमल से, धीमे से। रूम में बर्फ पड़ गई। एलएसडी का रंग उड़ गया। उसने परिमल के कान में, लिटरली सिर्फ कान में ये बात की, इतनी धीमी कि खुद शाइस्ता नहीं सुन पाई। ओम, जिसने एक बार भी इन दोनों की तरफ नहीं देखा, वो एलएसडी का पूरा नाम जानता था, और वो बात जानता था जो बिल्कुल प्राइवेट थी। कैसे सुना तुमने? शाइस्ता ने सीधा पूछा। ओम ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। डॉक्टर बत्रा शाइस्ता के पास आए। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। आई नीड हिज ब्लड सैंपल।
डॉक्टर बत्रा की आवाज में एक डिटर्मिनेशन थी जो नहीं टूटी। डॉक्टर श्रीनिवासन अलाउ नहीं करेंगे, पता है, लेकिन मुझे चाहिए। डॉक्टर श्रीनिवासन के फोन रैंग किया। वो बाहर गए। सबने एक दूसरे को देखा। वीरभद्र कमरे में आया, हाँफता हुआ। सीधे डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गया और तेलुगु में कुछ बोला। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा, एमी यानी क्या हुआ? वर्षम पड़तुंदी यानी बारिश हो रही है। आइते यानी तो। अतानी की गंटला कृतम येला तेलुसिंदी यानी उसे पहले से कैसे पता था? और तब ओम शास्त्री ट्रांस में तेलुगु में बोलने लगा, बिल्कुल सेम डायलेक्ट में, बिल्कुल सेम एक्सेंट में जिसमें वीरभद्र और डॉक्टर श्रीनिवासन बात कर रहे थे। మెల్లగా ఉష్ణోగ్రత ముందు 2 డిగ్రీ తగ్గుంది, తర్వాత ఇంకా 5 డిగ్రీల వరకు తగ్గుముఖం పట్టింది. గాలిలో తేమ అనిపించింది. తడి మట్టి సువాసన వచ్చింది. గాలి 40 కిలోమీటర్ వేగంతో వీస్తోంది. వర్షం వస్తోందని అనుకున్నాను. यानी टेम्परेचर पहले 2 डिग्री गिरा, फिर 5 और डिग्री. हवा में मॉइस्चर फील हुई. गीली मिट्टी की महक आई. हवा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. मैं समझा कि बारिश आएगी. डॉक्टर बत्रा ने सबको रोका. एक सेकंड, ये आदमी तेलुगु कब सीखा? और ब्लाइंड फोल्डेड एनेस्थेसाइज्ड इस क्लोज्ड रूम में बैठ के बारिश कैसे प्रिडिक्ट किया? और वो भी एग्जैक्ट विंड स्पीड के साथ? कोई जवाब नहीं. कुछ देर बाद सेशन खत्म. ब्रेक रूम में टीम एक दूसरे से बात करने लगी. डॉक्टर शाइस्ता ने परिमल से कहा, वो श्लोक जो ओम ने सुना, इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या था? परिमल ने ध्यान से बताया, बुढ़ापा इंसान पर शेर की तरह झपटता है. बीमारियां दुश्मन की तरह हमला करती हैं. जिंदगी टूटे हुए दिए की तरह धीरे धीरे खत्म होती रहती है. फिर भी इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मामले में लगा रहता है, जैसे उसे ये एहसास ही नहीं कि वो भी खत्म हो जाएगा. ये चाणक्य का लिखा हुआ है. अभिलाष ने कंफर्म किया. शाइस्ता ने एलएसडी से पूछा, कुछ मिला इस आदमी के बारे में? सर, मेरे पास जो सेटअप है ना, इससे मैं किसी का भी बर्थ से अब तक का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल सकती हूं. अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स, ईमेल्स, प्लेसेस विजिटेड, फोन नंबर्स, पर्सनल डिटेल्स, सब. तो निकालो ओम शास्त्री का सब कुछ, और उसके लॉकर के बारे में भी जो उसने मेंशन किया. डॉक्टर बत्रा ने जोड़ा. एलएसडी ने आंखें चमकाईं. कंसिडर इट डन सर. अगली सेशन. डॉक्टर श्रीनिवासन अब कुर्सी पर ओम की पीठ की तरफ मुंह करके बैठे थे, डेलिबरेटली. ओम को फेस करना उन्हें अनकंफर्टेबल करता था, और ये सब जानते थे क्यों. ओम ने धीरे से कहा, चिन्ना प्लीज, मैं सब कुछ अपनी मर्जी से बताने को तैयार हूं, ये मत करो. डॉक्टर श्रीनिवासन ने इग्नोर किया. शाइस्ता को ऑर्डर दिया, शुरू करो. डोज, हिप्नोसिस, फिर से. विष्णुगुप्त के रूप में तुमने क्या किया? ओम ने वही संस्कृत श्लोक दोबारा सुनाया. अभिलाष ने थम्स अप दिया. चंद्रगुप्त मौर्य को क्या एडवाइस दी? ओम की आवाज में एक पूरा पॉलिटिकल फिलॉसफी छुपा था. अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, व्यापार, सब कुछ, जैसे एक्चुअली एक प्रधानमंत्री बोल रहा हो. ओम शास्त्री के रूप में वाराणसी में क्या ढूंढ रहे थे? सुभाष चंद्र बोस को. पूरे रूम में कलेक्टिव सांस रोकना. सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं, शाइस्ता ने कहा. नहीं. ओम की आवाज में एक अनशेकेबल सर्टेनिटी. वो जिंदा हैं, सिर्फ दूसरे नाम से रहते हैं. मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनसे मिला था जब मैं विदुर था. क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? अभिलाष ने जब ये जवाब सुना, उसके हाथ की किताब नीचे गिर गई. क्योंकि वो अश्वत्थामा है. अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, कृष्ण के श्राप का शिकार, 5000 साल से भटकता हुआ. अभिलाष सीधा शाइस्ता के कान में फुसफुसाया, पूछो कौन सा अश्वत्थामा? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो कृष्ण के श्राप से अमर हैं. ओम ने खुद जवाब दिया, बिना शाइस्ता के सवाल के. और परशुराम को भी ढूंढ रहा हूं. और कौन से नाम है तुम्हारे? और तब वो हुआ जिसके लिए ना कोई तैयार था, ना कोई स्क्रिप्ट. ओम शास्त्री ने नेम्स की एक लिस्ट बोलनी शुरू की, और हर नाम के साथ वो फिजिकली, वोकली, एक्सप्रेसिवली अलग इंसान बन गया. गोविंद लाल यादव, एक सीधा साधा हिंदी बेल्ट का किसान, टोन बिल्कुल हम्बली इंडियन. भैरव सिंह, आवाज में एक वॉरियर की ताकत, कुछ फियरसर, राजपुतिश. सुवर्ण प्रताप रेड्डी, प्योर साउथ इंडियन केडेंस, तेलुगु इन्फ्लेक्टेड हिंदी. बंकिम चंद्र चक्रवर्ती, बंगाली एक्सेंट, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा लिटररी. गुरशील सिंह खुल्लर, पंजाबी की भारी, वार्म, हार्टी आवाज. विदुर, एकदम शांत, रीगल, मजेस्टिक, जैसे एक राज दरबार में खड़े हों. हातिम अली मौलवी, सूफी किसी ट्रैंक्विलिटी, उर्दू की महकती आवाज. कबीर, ऑलमोस्ट सेलेस्टियल, एक दोहे की सी रिदम. सुशेन, डीप पीस, अ हीलर्स वॉइस. जयशंकर प्रसाद,
लिटरेरी, पोएटिक। मधुकर राव, क्वाइट, अनअस्यूमिंग। आधिरायन, एंशिएंट साउथ, like someone from a very different era of Tamil Nadu. प्रोतिम दास, बंगाली, स्कॉलरली। और भी नाम, और भी, एक के बाद एक। हर नाम के साथ एक अलग इंसान, हर नाम के साथ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का टोन, सब कुछ बदल जाता। दुनिया का सबसे बेहतर एक्टर भी ये नहीं कर सकता था इतनी नेचुरली। पूरा रूम अवाक। डॉक्टर श्रीनिवासन, पहली बार जेन्युइनली स्टन्ड। एलएसडी ने सब नेम्स नोट कर लिए थे। परिमल दौड़ के डॉक्टर बत्रा के पास गया, हकलाते हुए बोला, सर, विष्णुगुप्त ये चाणक्य का नाम था 321 बीसी में, और चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर। डॉक्टर बत्रा ने कुछ सोचा, फिर अपना फोन उठाया और अपनी 80 साल की मां को कॉल की। सत श्री अकाल बीजी। डॉक्टर बत्रा की आवाज अपनी मां से बात करते वक्त हमेशा वार्म हो जाती थी। जिंदा रह पुत्र। बुढ़ी आवाज आई दूसरी तरफ से, बीजी एक गल दस्सो, बंदा बहादुर कौन सी? मां की आवाज में एक रिस्पेक्ट था। ओ पुत्र बंदा सिंह बहादुर श्री गुरु गोविंद सिंह जी दा जरनैल सी। और उसी वक्त, उसी पल में ओम शास्त्री ट्रांस में वही जवाब पंजाबी में देने लगा। सेम टोन, सेम वर्ड्स, जैसे वो डॉक्टर बत्रा की मां की बातें सुन रहा हो और जवाब दे रहा हो डायरेक्टली। डॉक्टर बत्रा ने फोन फिर से रूम की तरफ घुमा दिया। दोनों, मां की आवाज फोन पर, ओम की आवाज रूम में, एक साथ बोल रहे थे। सेम पंजाबी, सेम रिदम, सेम हिस्ट्री। उन्हां दा इंतकाल किस तरह होया सी? मां की आवाज, उन्हां नूं मुगल बादशाह फरुख सियार ने मरवाया सी। उसी वक्त ओम, मुगल बादशाह फरुख सियार ने मरवाया सी। डॉक्टर बत्रा का फोन नीचे आ गया, हाथ कांप रहे थे। वो दूर चले गए, किसी ने उन्हें जाते देखा। रूम में मौजूद बाकी सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये सिर्फ अनयूजुअल नहीं था, ये इम्पॉसिबल था। थोड़ी देर बाद एलएसडी की रिपोर्ट आई। सर, बहुत कुछ मिला। पहली बात, ओम शास्त्री के अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में बैंक अकाउंट्स हैं। सबका चेहरा एक ही, ओम शास्त्री का। उसके फोटो से मैंने आगे खोज की। प्रोतिम दास का ऑल इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस, गोविंद लाल यादव का वोटर आईडी कार्ड, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती का पासपोर्ट, मधुकर राव के नाम पर बॉन्ड्स और शेयर्स डीएसपी के, जो 70 साल पहले खरीदे गए थे जब डीएसपी का आईपीओ आया था। इन्हें परचेज किया था मधुकर राव के बाप वेंकटा रमन्ना राव ने। उनका चेहरा? डॉक्टर बत्रा ने पूछा। सेम फेस सर, हर बार अलग अलग नामों के बाप भी सेम फेस। मतलब ये आदमी खुद ही अपना बाप और बेटा दोनों बनता आ रहा है। लगभग 40-50 साल एक आइडेंटिटी जीता है, फिर उस आइडेंटिटी को मार देता है और नई आइडेंटिटी शुरू करता है। कमरे में एक ऐसी खामोशी जो वर्ड्स से भरी थी। लॉकर्स के बारे में, गुरशील सिंह खुल्लर का पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर है पंजाब में, एसपी रेड्डी का आंध्रा बैंक में हैदराबाद में। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, एलएसडी की आवाज थोड़ी और सीरियस हो गई। मैंने कुछ ऐसा निकाला जो बहुत अजीब है। सुभाष चंद्र बोस ऑफिशियली 5 बार 5 अलग जगहों पर 5 अलग नामों से मर चुके हैं। साइलेंस। 1945 में ऑफिशियली प्लेन क्रैश, लेकिन 1945 में ही दिल्ली में देखे गए। 1960 में पेरिस में एक फोटो में कैप्चर्ड। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के फ्यूनरल में एक संत के रूप में। 1977 में फिर साइटिंग, और फिर गुमनामी बाबा, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में इनके क्लोज लोगों ने बताया कि इन्होंने 1944 में जर्मनी की ट्रिप की थी, एग्जैक्टली जब नेताजी हिटलर से मिले थे। पेरिस की यादें थी, इन्हें फ्रेंच इन्फ्लुएंस लाइफस्टाइल, और इनकी जन्म तारीख 23 जनवरी 1997, नेताजी की एग्जैक्ट बर्थडे। एलएसडी ने अपना लैपटॉप बंद किया, और इनके नाम पे डेथ सर्टिफिकेट भी है, सितंबर 16, 1985। पर सुभाष चंद्र बोस का तो वो था नहीं। परिमल ने कागज पर कुछ लिखा और डॉक्टर बत्रा को थमा दिया। सुशेन 7292 बीसी, चाणक्य 321 बीसी। इन दोनों के बीच का फर्क 6971 ईयर्स। चाणक्य 321 बीसी से प्रेजेंट डे 2017, 2338 ईयर्स। सुशेन से आज तक पूरे 9309 ईयर्स। डॉक्टर बत्रा ने पढ़ा, एक लंबी सांस। ये कागज डॉक्टर श्रीनिवासन को दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पढ़ा, खड़े हुए, सेशन कंटिन्यू करो, मेरा इंतजार मत करो, और बाहर चले गए। डॉक्टर बत्रा ने सब की तरफ देखा। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन के पास जाता हूं, कोई कुछ नहीं जानता यहां, और सिर्फ एक आदमी के पास जवाब है। आने वाले हो तो आओ। जब सब डॉक्टर श्रीनिवासन के कैबिन की तरफ गए, वीरभद्रा और ओम शास्त्री फिर अकेले थे रूम में। वीरभद्रा को अपना सवाल नहीं रोके बना। तुम सील्ड रूम में बैठे हो, ब्लाइंड फोल्डेड आए थे,
ड्रग्स लिए हुए हो, फिर भी बारिश की प्रिडिक्ट की, विंड स्पीड बताई, गीली मिट्टी की महक, जब रूम के अंदर हवा भी नहीं थी, और ये भी जाना कि तुम एक आइलैंड पर हो साउथ इंडिया के पास। कैसे? ओम शास्त्री की आंखों में एक हंसी आई, लेकिन एरोगेंस नहीं थी उसमें, सहजता थी, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ सीधा समझाने वाला हो। ये कोई मिरेकल नहीं है वीरभद्रा, ये सिर्फ प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन है जो इतनी गहरी हो गई हो कि नेचुरली हो जाती है। कैसे? सोचो, तुम आंखें से रंग अलग अलग करते हो इजीली, क्योंकि प्रैक्टिस है। वैसे ही नाक से हवाओं की लेयर्स को डिस्टिंग्विश करो। एक एरोप्लेन आसमान में गुम हो जाता है, तुम आंखों से ट्रैक करते हो। वैसे ही कोई चीज पास आती है, एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। गीली मिट्टी, एक पर्टिकुलर महक होती है। टेम्परेचर का गिरना स्किन पे फील होता है। हवा का डायरेक्शन चीक और हाथ से, ये सब साथ आते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो बारिश की पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाती है। और आइलैंड? खारे पानी की एक अलग महक होती है, वेव्स की रेजोनेंस की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जो स्किन वाइब्रेशंस में फील होती है। एक्सपीरियंस है मुझे, काफी ज्यादा। वीरभद्रा एक पल चुप रहा। तुम तेलुगु कब बोले? मुझे नहीं याद आया। ओम जेन्युइनली कंफ्यूज लगा। मैंने तेलुगु कब बोली? दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। इसी बीच डॉक्टर श्रीनिवासन वापस आए, और डॉक्टर बत्रा भी। डॉक्टर बत्रा ने सीधा कहा, सर हम सब बात करना चाहते हैं, पूरी टीम, सब के सब। कोई जरूरत नहीं सर, ये इंसान कुछ ऐसा जानता है जो नॉर्मल नहीं है। ये ड्रग्स के असर में 1 घंटे में जाग गया। मैं एक डॉक्टर हूं, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मैं क्या डील कर रहा हूं। डॉक्टर श्रीनिवासन के कैबिन में जब सब इकट्ठा हुआ, टेंशन टैंजिबल थी। सीधी बात, डॉक्टर बत्रा ने कहा, यह आदमी कौन है? तुम यहां सवाल करने नहीं आए। हम एक टीम है, अगर हम कुछ नहीं जानते तो काम ठीक से नहीं कर सकते। शाइस्ता ने श्रीनिवासन को काम करने की कोशिश की। सर प्लीज, टीम बहुत कंफ्यूज्ड है, कुछ तो बताइए। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सबको एक एक करके देखा, फिर एक ड्रॉअर खोला, कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, कुछ डॉक्यूमेंट्स शाइस्ता ने लिए और एक के बाद एक सबको दिए। हर फोटो में वही चेहरा, ओम शास्त्री का, लेकिन कपड़े, हेयर स्टाइल, सराउंडिंग्स सब अलग। हर फोटो के नीचे एक ईयर और लोकेशन लिखा था। 1874 बनारस, 1882 हरियाणा, 1888 मद्रास, 1895 महाराष्ट्र, 1902 केरला, 1916 लखनऊ, 1930 सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी की भीड़ में एक चेहरा जो बार बार नजर आया। 1944 सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक आर्मी, 1947 दिल्ली में तिरंगा फहराते वक्त की भीड़ में, 1964 जवाहरलाल नेहरू के फ्यूनरल में, 1984 इंदिरा गांधी के फ्यूनरल, 1991 राजीव गांधी के फ्यूनरल, 1998, 2001, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। हर तस्वीर में एक ही उम्र, लगभग 40 साल, ना ज्यादा ना कम, कभी बूढ़ा नहीं हुआ। और ये डेथ सर्टिफिकेट्स हैं इनके साथ, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। हर नाम का, हर बार जब एक जगह मरा, एक नए नाम से किसी और जगह जिंदा हो गया। वही चेहरा, वही उम्र। रूम में एक साइलेंस आई जो सबसे बड़ी थी अभी तक। ये सब इसलिए तुम यहां हो, मुझे जवाब चाहिए इस आदमी के बारे में। तुम यहां मुझसे सवाल पूछने नहीं आए। डॉक्टर बत्रा ने एक और कोशिश की। ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है? ये आखिरी बार मैं बोलूंगा ये बात, या तो काम करो या जाओ। शाइस्ता ने एक नया प्रपोजल रखा। सर एक काम और करें, ओम से सीधा बात करें, बिना ड्रग्स के, बिना हिप्नोटिज्म के। लाई डिटेक्टर लगाएं। LSD उसकी थॉट वेवलेंथ्स को स्क्रीन पर विजुअल्स में कन्वर्ट करेगी। थॉट्स लाई नहीं कर सकती, डॉक्टर बत्रा ने सपोर्ट किया। जो वो सोचेगा वही दिखेगा, हम वेरीफाई कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कुछ सोचा, फिर माना, लेकिन एक शर्त थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और ओम को यह नहीं लगनी चाहिए कि हम सब जानते हैं। और शाइस्ता, डिस्टेंस मेंटेन करना हर वक्त। शाइस्ता ने हाँ की। लंच से पहले एक बार ओम के पास गई, फ्रेंडशिप बनाना चाहती थी। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल, अगर ट्रस्ट मिला तो सीक्रेट्स भी मिलते हैं। हेलो ओम, मेरा नाम शाइस्ता है। पहले ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। कुछ चाहिए तो बताओ। एक चीज चाहिए, बाथरूम। शाइस्ता ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। जाते जाते ओम ने कहा, एक काम और, मैं वेजिटेरियन हूं, कैबिज पसंद नहीं, आलू और दाल चलेगा, ग्रीन चिली और नमक अलग से देना। शाइस्ता ने बिना सोचे हां बोला। जब डाइनिंग रूम में पहुंची, फिर देखा मेन्यू में नॉन वेजिटेरियन भी था। वेजिटेबल्स में पटेटो और कैबिज था। नॉन वेज और कैबिज हटाया, आलू दाल रखवा दिया। कैसे जानता था? LSD ने पूछा। उसने खुद बताया, शाइस्ता ने कहा। बताया? LSD रुक गई। वो कैसे जानता था कि क्या बन रहा है किचन में? बंदा सील्ड रूम में बैठा है। सब रुक गए, कोई आंसर नहीं था।
ब्रेक के बाद रूम में एक अलग तरह की बात छिड़ी। तो अब क्या सोचते हो इस आदमी के बारे में? एलएसडी ने पूछा। परिमल ने कहा, वो अलग अलग सदियां नहीं, अलग अलग मिलेनिया की बात कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? शाइस्ता भड़क गई। पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल नहीं होता, रीइंकार्नेशन में इतनी डिटेल यादें नहीं रहती, स्प्लिट पर्सनैलिटी में इतनी अलग आइडेंटिटीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है। कोई एक्सप्लेन करो प्लीज। एलएसडी ने ड्रीमीली कहा। टाइम ट्रैवल? अभिलाष ने ताओबंद सी तरफ देखा। बकवास, टाइम इज नॉट अ हाईवे, तुम रिवर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर बत्रा ने सबको फोकस किया। परिमल ने बताया कि विष्णुगुप्त यानी चाणक्य 300 बीसीई में था और बंदा बहादुर 1670 सीई में। एक ही इंसान दोनों कैसे? इन दोनों के बीच 2000 साल का गैप है। शाइस्ता ने कहा, एग्जैक्टली, इलॉजिकल। डॉक्टर बत्रा, तो एक्सप्लेन करो एलएसडी की वो रिपोर्ट्स जिसमें मधुकर राव के बाप का भी सेम चेहरा है। शाइस्ता चुप। अभिलाष ने अपनी माइथोलॉजी की किताब रखी, खड़ा हुआ, कॉलर ठीक किया, जैसे एक लेक्चर देने वाला हो। आप लोग युगास के बारे में जानते हो? सिर्फ नाम, एलएसडी ने कहा। ठीक है, सुनने की कोशिश करो। अभिलाष ने पेन उठाया, व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगा। हिंदू माइथोलॉजी टाइम को 4 युगों में डिवाइड करती है, एक ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल। हर युग में इंसान की क्वालिटी, उसकी एज, उसकी मॉरल स्टैंडिंग सब बदलता है। एक डिवाइन ईयर 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है। सत्ययुगा 4800 डिवाइन ईयर्स, मतलब 17,28,000 ह्यूमन ईयर्स। इसमें सब लोग सात्विक थे, प्योर, ट्रूथफुल, राइचस। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 1,00,000 साल। त्रेता युगा 3600 डिवाइन ईयर्स, मतलब 12,96,000 ह्यूमन ईयर्स। राम का युग, धर्म 75%, लाइफ स्पैन घटा 10,000 साल। द्वापर युगा 2400 डिवाइन ईयर्स, मतलब 8,64,000 ह्यूमन ईयर्स। कृष्ण का युग, धर्म 50%, लाइफ स्पैन 1000 साल। और कलियुगा, जिसमें हम अभी हैं, 1200 डिवाइन ईयर्स, मतलब 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स। अभी सिर्फ 5,000 साल बीत चुके हैं इस कलियुगा के। यहां धर्म सिर्फ 25%, लाइफ स्पैन 100 साल से भी कम। एलएसडी ने कैलकुलेट किया, मतलब कलियुगा का एंड अभी से 4,27,000 साल दूर है अप्रॉक्सीमेटली। और सुशेन त्रेता युगा में था। हाँ, तो एलएसडी का दिमाग खरारा करती मशीन जैसी घूम रहा था। ओम शास्त्री की एज अगर त्रेता युगा के हिसाब से काउंट करें तो लाखों साल हो सकती है। सब एकदम चुप। अभिलाष ने कंटिन्यू किया, इन युगों का डिफरेंस सिर्फ टाइम नहीं, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। सत्ययुगा में लड़ाई थी देवलोका और असुर लोका के बीच, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच। ईविल वॉज लिटरली एल्सवेयर। त्रेता युगा में राम और रावणा, दो अलग कंट्रीज, दो अलग रूलर्स, लेकिन एक ही दुनिया में। ईविल केम क्लोजर। द्वापर युगा में पांडव और कौरव, एक ही फैमिली, एक ही ब्लड लाइन। ईविल वॉज विद इन द फैमिली। और कली युगा में? अभिलाष ने पॉज किया। कली युगा में ईविल बाहर नहीं है, ईविल हम सबके अंदर है। हम खुद में अच्छाई और बुराई दोनों लेकर चलते हैं। हर दिन ये फाइट अपने अंदर होती है। कोई बड़ा कॉस्मिक बैटलफील्ड नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा। शाइस्ता जब तक चुप रही, टूट गई। भाई, ये सब बहुत अच्छी माइथोलॉजी है, लेकिन ये साइंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ स्टोरीज हैं। अभिलाष ने मुस्कुराते हुए पूछा, एक सवाल, आपकी साइंस ने सन और धरती के बीच का डिस्टेंस कब कैलकुलेट किया? शाइस्ता चुप रही। एलएसडी ने गूगल किया। जोवानी कसीनी 17th सेंचुरी, 140 मिलियन किलोमीटर्स। अभिलाष ने मार्कर उठाया, व्हाइट बोर्ड पर कैलकुलेशन लिखना शुरू की। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये एक मेजरमेंट है। युग 1200, सहस्त्र 1000, योजन 8 माइल्स। तो 1200 इंटू 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 मिलियन माइल्स। और 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। तो 96 मिलियन इंटू 1.6 इज इक्वल टू 153.6 मिलियन किलोमीटर्स। नासा का फिगर 152 मिलियन किलोमीटर्स। डिफरेंस 1%। कमरे में एक अजीब खामोशी आई। डॉक्टर बत्रा ने अपनी कुर्सी थामी। और एक और चीज, 14th सेंचुरी में एक वैदिक स्कॉलर था सायना। उसने लिखा, सूर्य 2202 योजन्स आधे निमेशा में चलते हैं। इसको कैलकुलेट करें, एक योजन इज इक्वल टू 9 माइल्स, एक निमेशा इज इक्वल टू 16/75 सेकेंड। तो 2202 इंटू 9 माइल्स इंटू 75/8 इज इक्वल टू 1,85,794 माइल्स पर सेकेंड। लाइट की एक्चुअल स्पीड 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। एरर 0.25%। एलएसडी की आंखें चकाचौंध रह गई।
और ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 40 वर्स 5, इसमें एक लाइन है जिसका ट्रांसलेशन है, जब सूर्य को जो खुद के दिए हुए प्रकाश से कोई ढक ले तो धरती अनायास अंधेरे में डूब जाएगी। ये सोलर एक्लिप्स का एग्जैक्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। हजारों साल पहले राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन 1903 में बनाया, लेकिन पुष्पक विमाना का जिक्र रामायण में था, जो त्रेता युगा में था। वैमानिका शास्त्र महर्षि भारद्वाज का, उसमें एयरक्राफ्ट का इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जो आज की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस्ड है। शाइस्ता ने एक आखिरी कोशिश की। ये सब कोइंसिडेंसेस हो सकती हैं, इंटरप्रिटेशंस, ये प्रूव नहीं करता कि। परिमल ने धीरे से टोका, डॉक्टर साहब, क्या आप सुश्रुता संहिता के बारे में जानती हैं? शाइस्ता रुकी। दुनिया का सबसे पहला मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, 120 किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो सब 600 BCE में। सुश्रुता, जिसने डेड बॉडीज को बंगा से निकालकर डाइसेक्ट किया और एनाटॉमी समझी, जिस टेक्निक पर आज का प्लास्टिक सर्जरी बेस्ड है, और उसने ये सब धन्वंतरी से सीखा था, हिमालयन रिट्रीट में। डॉक्टर बत्रा खड़े हुए। मैं ये मानता हूं, मेहरगढ़ में पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास 9000 साल पुरानी टूथ ड्रिलिंग के एविडेंस मिले हैं। ममीज में ऑर्थोपीडिक सर्जरी के साइंस, एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी, हर्ब्स से, आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड। अभिलाष ने आखिरी पॉइंट दिया, अगर ओम शास्त्री त्रेता युगा में था तो उसकी उम्र सिर्फ 9309 साल नहीं है। त्रेता युगा खुद 12,96,000 साल लंबा था। वो उस पूरी युगा में था, और फिर द्वापर युगा में, और अब कली युगा में। उसकी एक्चुअल एज कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। कमरे में कोई नहीं बोला कुछ देर तक। सेशन के लिए सब वापस इकट्ठा हुआ। सबने अपनी जगहें ली। डॉक्टर बत्रा और LSD ने ओम के बॉडी पर केबल्स लगाए, सर पर, सीने पर, बाजुओं और पैरों पर। कुछ केबल्स एक कंप्यूटर से जाते थे जो थॉट वेवलेंथ्स को कैप्चर करेगा और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विजुअल्स में कन्वर्ट करेगा। बाकी वायर्स लाई डिटेक्टर से। जब सब तैयार हुआ, लाइट्स बुझाए गए। अंधेरा, सिर्फ स्क्रीन्स की नीली सफेद रोशनी। LSD ने कुछ कीज दबाई, एंटर प्रेस किया। पिन्स ने पेपर पर एक ग्राफ खींचा। ओम की आंखें खुली थीं। स्क्रीन ब्लैंक रही। ब्लिंक किया, स्क्रीन पर इमेजेस आईं। वक्त का पता चला, जगह का अंदाजा हुआ, लोग, मौसम, जमाना, सब कुछ एक रैपिड मोन्टाज की तरह, बेहद कंफ्यूजिंग, बेहद तेज। गार्ड्स ने अपनी गन्स लोड की। सब अलर्ट। शाइस्ता समझी कि क्या करना है। वो उठ के ओम के पास गई, हाथ उसके कंधे पर रखा। ओम, सब ठीक है, अकेले नहीं हो। आंखें खोल के मुझे देखो। डीप ब्रेथ लो, शांत हो जाओ, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। जैसे शाइस्ता बोली, स्क्रीन धीरे धीरे चेंज हुई। इमेजेस ठहर गईं। एक गांव, हरा भरा, पहाड़ों से घिरा, ट्राइबल लोग, साफ कपड़े में, नंगे पैर, बोज और एरोज, डेंस जंगल, वाटरफॉल्स, रेयर प्लांट्स। ये जगह? शाइस्ता ने पूछा। सुचिंद्रम, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। और तुम? वैद्य। हर बीमारी का इलाज जानता था मैं। हर रूट, हर बार्क, हर लीफ, जो भी आता ठीक करके भेजता। लक्ष्मण को कैसे बचाया? युद्ध में इंद्रजीत की तीर लगी उन्हें, बेहोश हो गए। संजीवनी बूटी, सिर्फ मैं जानता था वो कहां मिलेगी। हिमालय के दुनीगिरी पर्वत पर। हनुमान जी को भेजा, उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लाया। मैंने चुना कि कौन सा पौधा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर ठहर गई। एक आदमी, ऑलमोस्ट बॉल्ड, एक जगह पर एक डीप गैश, एक आई सॉकेट डैमेज्ड, दूसरे के अराउंड एक डॉग पैच, एक कान मिसिंग, पूरा चेहरा स्टिचेस और कट्स से भरा। डॉक्टर शाइस्ता और LSD को वो देखना पड़ नहीं सका। दूर कर लिया ध्यान। ये वही पहली बार था जब ओम ने खुद को देखा था, धन्वंतरी के पास एक पानी के वेसल के रिफ्लेक्शन में। और फिर डॉक्टर बत्रा उठे, कुर्सी पटाकी। ये सब बकवास है, ये एक पागल आदमी है, ये सब उसकी इमेजिनेशन है। श्रीनिवासन ने रोका। लाई डिटेक्टर क्यों नहीं बीपा? क्योंकि वो खुद बिलीव करता है। जब कोई अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी मानता है तो पल्स नॉर्मल रहता है। मशीन डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती। और ये इमेजेस इमेजिनेशन से भी आ सकती हैं, अगर ऑब्सेशन स्ट्रांग हो। ये आदमी हिंदू मिथोलॉजी को इतना रीड कर चुका है कि खुद को उसका हिस्सा मानता है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने काउंटर किया। इमेजिनेशंस ब्लर होती हैं बत्रा, ये इमेजेस क्लियर हैं। रियल मेमोरीज ही इतनी क्लियर होती हैं। एग्जैक्टली, इसलिए वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ये रियल है। इतनी स्ट्रांग बिलीफ से मशीन्स भी धोखा खा जाती हैं। ये आर्ग्यूमेंट कुछ देर चला,
सेशन बंद किया गया। रात के खाने के बाद सब एक टेबल पर इकट्ठा हुआ। डॉक्टर बत्रा ने पूछा, अभिलाष, परशुराम और अश्वत्थामा बताओ। अभिलाष ने शुरू किया। उसकी आंखें चमकने लगीं। ये उसका फेवरेट टॉपिक था। परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार, जमदाग्नि और रेणुका का पुत्र। उनका असली नाम भार्गव राम था। परशु, एक डिवाइन एक्स जो उन्होंने लॉर्ड शिवा की तपस्या करके हासिल की, इसलिए नाम पड़ा परशुराम। ये रामायण में भी हैं। राम का बो ब्रेकिंग सुन के आए थे कन्फ्रंटेशन करने। द्वापर में भी भीष्म, कर्ण, द्रोण इनके गुरु थे। ये 3 अलग अलग युगों में मौजूद रहे। इमॉर्टल, सप्तऋषि में एक, कल्पांत तक जिएंगे। और अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, शिवा की तपस्या से पैदा हुआ, उन्हीं जैसी वैलर के साथ महाभारत में कौरवों की तरफ लड़ा। कुरुक्षेत्र के बाद जो 2 लोग बचे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। युद्ध की आखिरी रात अश्वत्थामा घूम रहा था ट्रीज के पास। एक आउल ने क्रोज पर अटैक किया। रात में आइडिया आया। रात को पांडवा कैंप पर हमला किया, पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया। पांडव पुत्रों को, जो सो रहे थे, मार दिया। उन्हें पांडव समझ के जब पांडव लौट के आए, कृष्ण फ्यूरियस थे। उन्होंने अश्वत्थामा का माथा का जेम, जो उन्हें रक्षा करता था सब डीमंस और इंसेक्ट से, निकाला और श्राप दिया, कली युग के अंत तक भटकता रह, तेरा जख्म कभी नहीं भरेगा। यह श्राप 5000 साल से चल रहा है। एविडेंस भी है? एलएसडी ने पूछा। उत्तर प्रदेश में कई मंदिर हैं, लिलोटीनाथ, शिवराजपुर, खैरेश्वर। वहां रोज सुबह जब मंदिर बंद होता है, कोई पूजा कर जाता है। फूल, पानी, कोई नहीं आता। गार्ड्स होते हैं, लेकिन सुबह दरवाजा खोलते हो तो पूजा हो चुकी होती है। जी न्यूज की टीम ने पूरी रात कैमरेज लगाए, कोई नहीं आया। सुबह दरवाजा खोला, पूजा हो चुकी थी। एलएसडी ने फोन नीचे रखा। एक और चीज, नवसारी, गुजरात, एक जंगल, एक रेल एम्प्लॉय ने 12 फीट का एक आदमी देखा, माथे पर एक वोंड। बात भी की उससे। आदमी ने बताया कि भीम उससे भी लंबा और बड़ा था। कमरे में सब फिर रुक गए। और सुभाष चंद्र बोस? ओम कहते हैं वो अश्वत्थामा है। एलएसडी ने पूछा। हां, हर बार एक नया नाम, एक नई आइडेंटिटी, लेकिन सेम पर्सन। एलएसडी ने धीमे से कहा। तो ओम शास्त्री जो हैं, सुषेण भी, चाणक्य भी, विदुर भी, क्या ये तीसरा चिरंजीवी है? रात आई। रॉस आइलैंड की ये फैसिलिटी दिन में साइंस का मंदिर थी, रात में कुछ और थी। लॉबी में सिर्फ एक लैंप स्विंगिंग थी, अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में। बाहर समुंदर की लहरों की आवाज थी, कुछ चर्पिंग, कोई इंसान नहीं। पुरानी फैसिलिटी की नीमी दीवारें और एंटीक फर्निशिंग्स एक अजीब एटमॉस्फेयर बनाते थे। एलएसडी अपने बड़े लेकिन डैम्प कमरे में थी। लैपटॉप खोला, टाइप करने लगी, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। डॉक्टर शाइस्ता अपने कमरे में बैठ के अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। उनकी चिंता में आंखें भारी हो गईं, सो गईं। रात के गहरे वक्त एक झटके से नींद टूटी। दरवाजे के बाहर एक परछाई। डॉक्टर शाइस्ता उठकीं, दरवाजा खोला, कॉरिडोर में गईं। अंधेरा, कोई नहीं, सिर्फ लहरों की धीमी आवाज। मुड़ी और एलएसडी खड़ी थीं, पीछे से, सीधा उनके सामने। दोनों ने एक दूसरे पर चीखें। एलएसडी हाँप रही थी। मुझे डर लग रहा है अकेले। एक परछाई मेरी खिड़की के बाहर थी। आपके यहां रह सकती हूं? परछाई? शाइस्ता ने पूछा। कोई था बाहर, लेकिन हेडफोन्स थे, मुझे सुन नहीं सका। देखना भी सही से नहीं हुआ। घोस्ट्स रियल नहीं होते ना? शाइस्ता ने सांस ली। नहीं होते। एलएसडी उनके कमरे में आई, बैग फेंका, लैपटॉप खोला, टाइप करने लगी। शाइस्ता ने पूछा, तुमने दरवाजे के बाहर कुछ सुना? एलएसडी ने ऑनेस्टली कहा, हाँ, कोई चल रहा था, लेकिन हेडफोन्स थे। मैं ग्लैड हूं कि नहीं सुना पूरी तरह। फिर दोनों हंस पड़ी। टेंशन थोड़ी कम हुई। लेकिन उसी रात वीरभद्र अपनी ड्यूटी से ज्यादा कुछ कर रहा था। रात के अंधेरे में एक स्पीड बोट से पोर्ट ब्लेयर, दोनों लोगों के साथ, ओम के लॉकर्स का कंटेंट लेना था। एक डिलीवरी, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड। जो वीरभद्र को नहीं पता था, एक आंख उन्हें देख रही थी, दूर से, अंधेरे में। सुबह शाइस्ता ने अपने कमरे में फ्लोर पर एक एनवेलप देखा। सेशन टाइमिंग्स और इंस्ट्रक्शंस। शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के कैबिन की तरफ चले। वीरभद्र पहले से वहां था, 3 गार्ड और 2 बड़े मेटल बॉक्सेस के साथ। यहां ही खोलिए, डॉक्टर श्रीनिवासन ने ऑर्डर दिया। पहले बॉक्स से तांबा की शीट्स, कॉपर प्लेट्स, हर एक पर संस्कृत, हिंदी या प्राकृत में हाथ से लिखा कंटेंट। हेडर्स पर ओम के अपने नाम। हर एक प्लेट एक अलग आइडेंटिटी की दास्तान थी, कई सालों की, कई जगहों की। एक पुराना खरल, स्टोन पॉट, जिसमें जमानों पहले जड़ी बूटियां पीसी जाती थी,
भारी भारी अंगूठियां जो आज की दुनिया में कोई नहीं पहनता, हेवी, ऑर्नेट, एंशिएंट। पुराने कॉइन्स, अलग अलग रूलर्स के, अलग अलग सदियों के, अलग अलग रीजन्स के, देवनागरी और उर्दू में नोट्स। दोनों बॉक्सेस से ये सब निकाला और फिर दूसरे बॉक्स की तह में एक किताब, पत्तों में लपेटी हुई, सफेद कपड़े में बंधी, और उस कपड़े पर खून के दाग, सूखे, पुराने, लेकिन क्लियरली खून के दाग। किताब का कवर लोहे का, उसके ऊपर कुछ काव किया हुआ, कोई भाषा, कोई निशान। डॉक्टर बत्रा ने हाथ बढ़ाया, किताब उठाई, पन्ने पलटे, आंखें चौड़ी होती गईं। डायग्राम्स थे अंदर, एक ऐसी लैंग्वेज में जो डॉक्टर बत्रा ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन डायग्राम्स में कुछ ऐसा था जो एक मॉडर्न साइंटिस्ट की आंखों को इंस्टेंटली पकड़ सकता था। डीएनए स्ट्रक्चर्स, जीन एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसा जो अगर हमारे जमाने की लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना हो तो लाइफ एक्सटेंशन, एजिंग मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी की साइंटिफिक प्रोसेस से मिलता जुलता था। डॉक्टर बत्रा का चेहरा पीला पड़ा। उन्होंने वो किताब डॉक्टर श्रीनिवासन को दी। श्रीनिवासन ने एक बार देखा, फिर कहा, ये किसी को मत बताओ, ओम को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास है। फिर उन्होंने एलएसडी को अलग बुलाया। इस मैप को डिकोड करना है, 6 घंटे, सिर्फ हमारे बीच। एलएसडी ने मैप लिया, एक चैलेंज, एक मिस्ट्री, एक पजल। उसकी आंखें चमकी। वीरभद्र को अलग ऑर्डर मिला, श्रीलंका, जंगल, केव्स। मैप डिकोड होने पर डायरेक्टली वहां जाना। श्रीनिवासन वापस इंटेरोगेशन रूम में आए। डॉक्टर बत्रा और शाइस्ता एक कोने में थे। डॉक्टर बत्रा ने कहा, शाइस्ता, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर्स। जब ये खत्म होने लगते हैं, एजिंग शुरू होती है। साइंटिस्ट्स ने यीस्ट की लाइफ स्पैन 6 दिन से 10 हफ्तों तक बढ़ा दी, सिर्फ 2 जीन्स RAS2 और SCH9 रिमूव करके। माउस में भी इन जीन्स को रिमूव किया तो लाइफ स्पैन डबल हो गई। अब तक 60 जीन्स डिस्कवर हो चुके हैं जो ह्यूमन एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। शाइस्ता, तो तुम कह रहे हो ओम के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल से अलग हैं, या वो जीन्स जो एजिंग कॉज करते हैं वो उसमें नहीं है, इसलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता, या कुछ ऐसा है जो रीजेनरेशन अलाउ करता है। मैं उसका ब्लड सैंपल लेना चाहता हूं। श्रीनिवासन अलाउ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं। रात के अंधेरे में फैसिलिटी के बाहर जंगल में एक मास्क्ड आदमी ने एक डिवाइस के 4 हिस्से किए। हर हिस्सा एक अलग डायरेक्शन में गया। बिल्डिंग के चारों तरफ फिक्स हो गया। एक कॉम्पैक्ट 3D लाइव फीड। बिल्डिंग के अंदर हर इंसान की मूवमेंट रेड डॉट्स के साथ टैबलेट पर। कोई उन पर नजर रख रहा था। सेशन का अगला राउंड, वही सेटअप, अंधेरा, स्क्रीन्स की रोशनी, वायर्स, लाई डिटेक्टर। ओम, बाकी सबके बारे में बताओ, सिर्फ सुशेन ही नहीं, और जो कोई भी तुम रहे हो इन सालों में। ओम की आंखें बंद हुईं। स्क्रीन पर तेज रफ्तार से इमेजेस भागने लगीं। अलग अलग देश, अलग अलग जमाने, अलग अलग लिबास, अलग अलग सराउंडिंग्स, लेकिन चेहरा एक, हमेशा एक, कभी नहीं बदला। फिर ओम की आंखें लाल हो गईं, खुल गईं, इमेजेस गायब हो गईं स्क्रीन से। वो कुछ पर्सनल, कुछ ऐसा देख रहा था जो आसानी से शेयर नहीं होता। स्क्रीन पर बार बार एक औरत का चेहरा आता था, खूबसूरत, शरीफ, हर बार अलग एज में, कभी टीनेजर, कभी जवान औरत, कभी मैच्योर, कभी बूढ़ी, और हर बार ओम के साथ उसकी लाश दिखती थी। 3 बार, 3 अलग जमानों में, 3 अलग पोशाकों में। 3 बार ओम ने उसे खो दिया। जब तीसरी बार वो लाश स्क्रीन पर आई, ओम की आंखें खुल गईं, और एक आंसू, सिर्फ एक, उसके गाल पर धीरे धीरे नीचे उतरा, बिना रुके। शाइस्ता का दिल भर आया। डॉक्टर बत्रा भी रुके। LSD ने स्क्रीन से नजर हटाई। ओम ने खुद को संभाला, आंखें बंद की फिर से। और पूछो। अभिलाष ने लीनिंग फॉरवर्ड स्क्रीन पर देखा। ये चेहरे कौन हैं? शाइस्ता ने जवाब नहीं दिया। फिर स्क्रीन पर आया एक भारी महान योद्धा, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कमर पर एक क्विवर, तीरों से भरा, हाथ में एक बो और एक एक्स लाइक वेपन, परशु। अभिलाष की सांस रुकी। परशुराम। फिर एक और चेहरा, गुस्सा, प्योर रेज, आंखें जो लड़ने के लिए तैयार हैं, माथे पर एक जख्म, खुला, रिश्ता हुआ। अश्वत्थामा। अभिलाष ने धीरे से कहा। LSD ने पूछा, ये दोनों? ओम इन्हें ढूंढ रहा है? हां, अभिलाष ने कहा। रूम में सब प्रोसेस कर रहे थे। एक इमॉर्टल हजारों सालों से 2 और इमॉर्टल्स को ढूंढ रहा है। तीनों एक ही साइकिल में हैं, तीनों एक सेम कॉस्मिक ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं। ओम फिर बोलने लगा। स्क्रीन पर इमेजेस फिर चलने लगी। मैं अमीर था, एक राजा, लोग मेरे सामने झुकते थे। स्क्रीन पर सोने के गहने, हाथी, दरबारी। मैं गरीब था, भूखा, बेरहम, ठंडी में अकेला। स्क्रीन पर एक फटे कपड़े में कांपता इंसान। मैं ब्रेव था, एक योद्धा, सबसे लड़ सकता था। स्क्रीन पर एक बैटलफील्ड,
मैं डर गया था, भागा, किसी की रक्षा नहीं कर पाया। स्क्रीन पर ओम भागता हुआ। मैं प्यार में था। स्क्रीन पर वो औरत हंसते हुए, जिंदगी से भरी। और मैं अटली अकेला था। स्क्रीन पर ओम, खामोशी में, जंगल में, सबसे दूर। फिर ओम ने आंखें खोलीं, स्क्रीन बंद। एक और आंसू। मैं गोविंद लाल यादव था, प्रोतिम दास, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती, वेंकटा रमन्ना राव और फिर अपने ही बेटे मधुकर राव के रूप में। गुरशील सिंह, एसपी रेड्डी, अधिरायन, सब मैं था, अलग जगहों पर, अलग सालों में, लेकिन चेहरा कभी नहीं बदला। अभिलाष ने लीनिंग फॉरवर्ड शाइस्ता के कान में कहा, पूछो विष्णुगुप्त के बारे में। तुमने कई नाम लिए, लेकिन विष्णुगुप्त का नाम नहीं लिया, क्यों? स्क्रीन पर एक तस्वीर आई। एक आदमी, बिल्कुल बॉल्ड, सिर्फ एक चोटी, माथे पर यू शेप, विष्णु का तिलक, सफेद धोती और सिंपल अंग वस्त्रम। मैं चाणक्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का चीफ एडवाइजर, उनका फ्रेंड भी। उनके पॉलिटिकल, पर्सनल, मिलिट्री सब मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट था। अर्थशास्त्र वो मैंने लिखा, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की। परिमल ने एक कागज पर कुछ लिखा और डॉक्टर बत्रा को दिया। सुशेन 7292 BCE, चाणक्य 321 BCE, फर्क 6971 साल। चाणक्य 321 BCE to 2017, फर्क 2338 साल। सुशेन टू टुडे 9309 साल। डॉक्टर बत्रा ने पढ़ा, श्रीनिवासन को दिया। श्रीनिवासन ने पढ़ा और बिना एक लफ्ज के उठ के चले गए। द्वापर युग में विदुर। स्क्रीन पर एक रॉयल दरबार, एक ब्लाइंड राजा धृतराष्ट्र, उसकी रानी आंखें अपनी मर्जी से बंद की हुई गांधारी। ओम एक साइड में, एक वाइस काउंसलर की पोजीशन में। अभिलाष की आंखें भर आईं, दोनों हाथ जुड़े। आपने सच में लॉर्ड कृष्ण को देखा? उन्होंने आपके घर में खाना खाया था द्वापर युग में? शाइस्ता ने रोका, ओम ये सब ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं तुम सबसे पहले कब से जिंदा हो? सबसे पहले का जो याद है वो बताओ। ओम ने एक लंबी सांस ली, काफी लंबी, जैसे ये वो सवाल था जिसका जवाब सबसे मुश्किल था, जैसे इस सवाल का जवाब देने से कुछ ज्यादा रिवील हो जाता, कुछ ज्यादा पर्सनल, कुछ ज्यादा पेनफुल। सब खामोश हो गए, रूम में सिर्फ स्क्रीन्स की हम। ओम ने आंखें बंद की और शुरू हुआ। सब खामोश थे। ओम की आंखें बंद थीं और फिर वो बोलने लगा, धीरे धीरे, जैसे हजारों सालों की सूखी हुई नदी में पहली बार पानी आया हो। एक दिन आंखें खुली, एक झोपड़ी, 3 बुढ़े ऋषियों के साथ, पहाड़ें, बर्फबारी, अंदर एक आग। स्क्रीन पर आई एक तस्वीर, एक सिंपल मिट्टी की झोपड़ी, पहाड़ों की एक घाटी में, बाहर तेज स्नोफॉल, अंदर ऑरेंज की रोशनी, आग से, और वहां बैठा एक आदमी जिसके चेहरे पर ओम का ही चेहरा था, आंखें खुली हुई, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड। उन्होंने पहले दिन मुझसे कहा, बेटा पहले ये पूछो कि तुम कौन हो, ये नहीं कि तुम कहां हो। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे नहीं पता अपना नाम। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे नहीं पता मैं कहां से आया हूं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि अंदर से कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि खुद मुझे नहीं पता था। उनका नाम था धन्वंतरी या कसिराजा या देवोदास, ये तीनों एक ही आदमी के नाम थे। कमरे में एक हिस्स, एक इनवॉलंटरी रिएक्शन। धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, भगवान विष्णु का अवतार, धनतेरस की पूजा जिनकी होती है दिवाली से पहले। ये आदमी, अगर ओम की बात सच है, हजारों साल पहले जिंदा था और ओम ने उनसे मुलाकात की थी। उनके साथ एक और था, सुश्रुता। सुश्रुता, दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन, सुश्रुता संहिता के ऑथर, जिसने डेड बॉडीज डाइसेक्ट करके एनाटॉमी समझी, जो 600 BCE से भी पहले एग्जिस्टेड था। और नागेंद्र और देवव्रत, हम सब साथ हिमालय की एक झोपड़ी में रहते थे, काम चल रहा था। सुश्रुता लिखता था, ये सब एक महान ग्रंथि में। स्क्रीन पर इमेजेस आए, एक डिमली लिट केव लाइक रूम, दियाज की रोशनी में कुछ लोग बैठे, एक लिख रहा है, दूसरे कुछ ग्राइंड कर रहे हैं, कुछ अलग अलग अर्ब्स सॉर्ट कर रहे हैं। मेरा काम था बीमार लोगों को ठीक करना। हर रोज गांव वाले आते, कोई बीमार, कोई जख्मी, कोई स्नेक बाइट, कोई फीवर। मैं उन्हें जड़ी बूटियों से ठीक करता। उसी वक्त फैसिलिटी के एक छुपे हुए हिस्से में
डॉक्टर श्रीनिवासन एक खास रूम की तरफ जा रहे थे। ये रूम डेलिबरेटली हाइड किया गया था, एक ग्लास वॉल के पीछे, जो एक ऑर्डिनरी वॉल जैसी लगती थी बाहर से। अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक स्विच था, जो डॉक्टर श्रीनिवासन के पास था। रूम में एक बुढ़ा आदमी बैठा था, घिसी हुई एक लेदर चेयर में, आंखें एक स्क्रीन पर, जिस पर इंटेरोगेशन चल रहा था, लाइव फीड। हाथ में रुद्राक्ष की माला, ग्रिप इतनी मजबूत कि नकल्स वाइट थीं। यह आदमी कौन था ये क्लियरली नहीं था अभी, लेकिन डॉक्टर श्रीनिवासन उसे सर कहते थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने वहां वो किताब रखी जो लॉकर्स से मिली थी, खून के दाग वाली। बुढ़े ने लिया, पन्ने पलटे। पहले एक खुशी आई चेहरे पर, फिर वो खुशी एक गहरे गुस्से में बदल गई, एक कांपती वॉल्केनिक एंगर। दूसरा हिस्सा कहां है? डॉक्टर श्रीनिवासन का दिल डूबा। सर, यही सब मिला था। इडियट, ये एक किताब है, लेकिन इसमें सिर्फ इवन पेजेस हैं। ऑड पेजेस एक दूसरी किताब में है। ये इनकम्प्लीट है। दोनों के बिना ये सिर्फ कचरा है। दूसरी किताब कहां है? श्रीनिवासन कांपते हुए बोले, सर बस यही मिला। हां, एक मैप जरूर था। मैप? बुढ़े की आंखें चमकीं, एक डेंजरस चमक। वो मैप दूसरी किताब की लोकेशन है। वो मैप तुमने किसे दिया? एलएसडी को, डिकोड करने के लिए। अभी बुलाओ उसे, अभी। पॉज। और अगर उस मैप की लोकेशन तक पहुंचने में देर हुई तो मैं तुम्हें पर्सनली जिम्मेदार ठहराऊंगा। बुढ़े ने अपनी आंखें वापस स्क्रीन पर की, जहां ओम बोल रहा था। श्रीनिवासन सीधे एलएसडी के पास आए। एलएसडी भाग रही थी, मैप के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक रोटेट कर रही थी, जीपीएस कोऑर्डिनेट से मैच कर रही थी, पैटर्न्स ढूंढ रही थी। एलएसडी, कितना टाइम लगेगा? सर, 1-2 घंटे में होगा। 6 घंटे हैं, किसी को मत बताना, सिर्फ तुम्हारा काम और मेरा पता। एलएसडी ने आंखें मटकाईं। चैलेंज एक्सेप्टेड। श्रीनिवासन वापस इंटेरोगेशन रूम में आए। ओम बोल रहा था और स्क्रीन पर एक अलग दुनिया दिखती थी। ओम ने बताया, रोज रात सुश्रुता धन्वंतरी की झोपड़ी में जाता था। अंदर कोई नहीं आ सकता था। कुछ खास काम होता था जो बाकी सबसे छुपा था। क्या काम? शाइस्ता ने पूछा। ओम की आंखें टाइट शट हो गईं, चेहरा टाइटन हुआ। कुछ याद आया, कुछ बहुत खास, बहुत गुप्त। मृत संजीवनी। पॉज। सुश्रुता वो लिखी जा रही थी, धन्वंतरी की तरफ से, जो मृत संजीवनी थी। एक प्रोसेस, एक विधि, जो मौत के बाद भी किसी को वापस ला सके। पूरा रूम फ्रोज हो गया। डॉक्टर बत्रा ने हाथ का स्टाइलस गिरा दिया। एलएसडी की टाइपिंग रुक गई। वो रूम के डोर पर खड़ी थी, सुन रही थी। मृत संजीवनी, एक कॉन्सेप्ट जो मिथोलॉजी में हजारों साल से है। एक ऐसे संजीवनी बूटी या विद्या की बात जो मृतों को वापस ला सके। रामायण में लक्ष्मण के लिए, कथाओं में देवताओं के लिए, लेकिन एक एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड रिटन प्रोसेस। और एक और चीज एक रात नागेंद्र ने मुझे बताई थी, ओम ने कहा, चेहरा एक पल के लिए दर्द में। उसने बोला कि वो प्रोसेस जो सुश्रुता लिख रहा था, वो सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वो पहले भी की जा चुकी थी। कब? शाइस्ता ने पूछा। मुझ पर। मैं पहले मर गया था, किसी बात पर, कब कैसे पता नहीं, और धन्वंतरी ने मुझे मृत संजीवनी से वापस लाया। मैं एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। ये मुझे पता था, ओम ने कहा। देवव्रत ने बताया था, तुम गुरुजी का एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं, रचना हो। और सुश्रुता ने कहा, मेरा छोटा भाई हो तुम। लेकिन मैं जानना चाहता था, मैं कैसे मरा था, पैदा कहां हुआ था, कौन था मैं पहले। कोई नहीं जानता था। देवव्रत ने सिर्फ ये बताया कि मैं धन्वंतरी जी की झोपड़ी में पैदा हुआ, एक रात जब सब सो रहे थे। शाइस्ता ने पूछा, तुमने खुद धन्वंतरी से नहीं पूछा? एक बार कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए, जैसे इस सवाल का जवाब देने से ज्यादा महसूस करना जरूरी था। रात के उस सेशन में जब सब सो रहे थे, सुश्रुता लौट आया अपनी यूजुअल रूटीन से। ओम जाग रहा था। सुश्रुता ने ओम के बालों में हाथ फेरा। सो नहीं पाए? कौन हूं मैं? सुश्रुता ने एक लंबी सांस ली, नीचे जमीन पर बैठा। ओम भी बैठा। दिए की हल्की रोशनी, बाहर रात का अंधेरा। तुम कसी राजा के बेटे हो, उनकी रचना, उनके खून से, उनका एक हिस्सा। और तुम मेरे छोटे भाई हो। सिर्फ ये जानना काफी है, कल सुबह कुछ खास होगा, सो जाओ अभी। मृत संजीवनी क्या है? ओम ने पूछा। सुश्रुता रुका, सोचा, फिर धीरे से बोला, तुम देख रहे हो दुनिया को। हम सब, लोग, जानवर, पौधे, सब टाइम की एक नदी में हैं। वो नदी हमसे एक एक सेकंड काटती है। जब तक कुछ बचा तब तक हम जिंदा हैं, जब सब कट गया हम मर गए। लेकिन कुछ लोग नदी से बाहर निकल जाते हैं, या नदी उन्हें ढूंढ नहीं पाती।
टाइम उन्हें छू नहीं सकता। ये लोग मरते नहीं, एज नहीं होते, हमेशा वैसे ही रहते हैं जब टाइम ने उन्हें छोड़ना बंद किया। ये मृत संजीवनी है, एक तरीका जिससे किसी को टाइम की इस नदी से बाहर निकाला जाए, परमानेंटली। और तुम, मृत्युंजय, तुम वो पहले इंसान हो जिस पर यह सक्सेसफुली किया गया। तुम मौत को जीत चुके हो, इसलिए ये नाम मृत्युंजय। ओम के अंदर कुछ सेट हुआ, एक क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही एक अजीब सी लोनलीनेस कि मैं इस दुनिया में कोई और नहीं था जो मेरी तरह था। सुबह सुबह धन्वंतरी ने सबको इकट्ठा किया। उनका चेहरा कुछ अलग था, एक सैडनेस, एक फाइनैलिटी। स्क्रीन पर एक सीन, एक ओपन एरिया, पहाड़ों की घाटी में, सब इकट्ठा, धन्वंतरी, सुश्रुता, नागेंद्र, देवव्रत और कुछ और डिसाइपल्स और ओम। उन्होंने कहा, ज्ञान मिल गया तुम्हें, जो लेना था ले लो, अब अपने शहरों में जाओ, लोगों की सेवा करो, यही पथ है। फिर उन्होंने सुश्रुता और मुझे अलग बुलाया। सुश्रुता, तुम मृत्युंजय को और मृत संजीवनी की किताब को अपने साथ ले जाओगे। ये यहां मेरे पास सेफ नहीं, बुराई आ सकती है, तुम्हारे पास सेफ रहेगा। गुरुजी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मृत्युंजय भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम दोनों के लिए, तुम सबसे ज्यादा इसलिए। सुश्रुता ने आंसुओं को रोका। आपकी आज्ञा मुझे मंजूर है गुरुजी। धन्वंतरी ने फिर ओम को पास बुलाया, उसके सर पर हाथ रखा, और ओम ने एक बार फिर पूछा, कौन हूं मैं? धन्वंतरी ने मुस्कुराया, जवाब देने ही वाले थे, और तब नागेंद्र खीर ले आया। वो एक कॉमन प्रैक्टिस थी, सुबह का प्रसाद, लेकिन इस सुबह धन्वंतरी ने खीर की एक चशनी ली और कुछ फील किया। एक पल के लिए रुके, फिर सुश्रुता को एक सटल इशारा दिया, मत पीना। नागेंद्र ने देखा, और तब वो तमाम चीज जो उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी थी, सब बाहर आ गई। नागेंद्र ने सुश्रुता पर हमला कर दिया, एक छुरी, सीधा, तेज, खून। धन्वंतरी और देवव्रत भी इन्वॉल्व हो गए, लड़ रहे थे नागेंद्र से। केओस, एक शांति भरी सुबह एक खून से भरी जंग में बदल गई। सुश्रुता घायल था, लेकिन लड़ रहा था। एक हाथ में छुरी से कट, दूसरे हाथ में मृत संजीवनी की दोनों किताबें, सफेद कपड़े में खून लगे हाथों से ओम की तरफ बढ़ाईं। मृत्युंजय, रन, दक्षिण की तरफ भागो, पहाड़ से नीचे, एक दिन के बाद रुको, एक सेफ जगह। अगर मैं नहीं आया, आगे बढ़ते रहना। ये किताबें अपनी जान से भी ज्यादा संभालना, किसी को मत बताना, जाओ। ओम ने किताबें लीं और भागा। पहाड़ों से नीचे, डेंस जंगल में, एक जगह जो सेफ लगती थी, एक पुरानी अबैंडन्ड स्ट्रक्चर, वहां रुका। एक दिन बीता, कोई नहीं आया। 2 दिन, कोई नहीं। 3 दिन, 4, 5, एक हफ्ते। ओम वहां था, किताबें सीने से लगाए, इंतजार में। हर आवाज पर होश होता, हर पैर की आहट पर उम्मीद। लेकिन 1 महीने बाद सुश्रुता नहीं आया, धन्वंतरी नहीं आया। 1 साल बाद ओम वापस गया, पहाड़ों पर, उस जगह पर जहां सब था, और वहां थे सिर्फ हड्डियां। सब मर चुके थे। नागेंद्र ने सबको मार दिया था, सिर्फ मृत संजीवनी की किताब के लिए, और किताब नहीं मिली क्योंकि ओम ले गया था। ओम घुटनों पर गिर गया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया। आंसू बह रहे थे, और एक आवाज निकली जिसमें हजारों साल का दर्द था, मेरे क्रिएटर्स, आप कहां हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी, सिर्फ हवा, और एक आदमी जो मौत को जीत चुका था, लेकिन जीना चाहता था, और जीने की वजह नहीं थी अभी। रूम में डॉक्टर शहिस्ता का हाथ अपने मुंह पर था। डॉक्टर बत्रा की आंखें गीली थीं। एलएसडी लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देख रही थी। अभिलाष की किताब बंद थी, बार बार खुलती बंद हो रही, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वीरभद्र ने अपनी एविएटर ग्लासेस पहनी, लेकिन सबने देखा था कि उसकी आंखें भी गीली हो गई थीं। ओम ने आंखें खोलीं, चेहरा काम था, जैसे ये दर्द, इस दर्द ने उसे तोड़े नहीं, वो इस दर्द के साथ जीता है, हमेशा से। मैं 1 साल बाद एक गांव में गया, काम ढूंढा, कोई भी काम। श्रीलंका के जंगल में वीरभद्र का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, एक छोटी सी क्लियरिंग में। डेंस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल बर्ड्स की आवाज। एक श्रीलंकन गाइड ऑलरेडी वेट कर रहा था। आप ही हैं वीरभद्र जी? गाइड ने पूछा। हां, चलो। दोनों जंगल में घुसे। गाइड कंपस से डायरेक्शन ढूंढ रहा था। पहाड़, घने दरख्त, क्रीपिंग वाइन्स, इंसेक्ट्स की भिन्नी आवाज। एक ट्रेल जो ट्रेल कम और जंगल ज्यादा लगती थी, और उनके पीछे एक और आदमी, दूर से ट्रैक करता हुआ नजर से। उन्हें पता नहीं था। रॉस आइलैंड में ओम बोल रहा था, गांव में लोगों ने मुझे देवता माना। जो बीमार थे मैंने उन्हें ठीक किया। जो भी नेचुरल डिजास्टर आया मैं बचा। वो लोग जिन्होंने मुझे मारा भी, मैं बच गया।
स्लोली उन्होंने बिलीव करना शुरू किया कि मैं कोई डिवाइन बीइंग हूं। और ये अच्छा था। कुछ सालों के लिए फिर न्यू जनरेशन आई, जिनके बाप दादा ने मुझे देखा था, मरते मरते बता गए थे मेरे बारे में। नए लोग, उन्होंने मुझे समझा कि मैं ब्लड पीकर जवान रहता हूं। कर्स्ड बीइंग, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मार नहीं सकते थे डायरेक्टली, उन्हें लगता था कि कुछ बुरा होगा, तो बस निकाला। तब से मैं आइडेंटिटी चेंज करता रहा, कभी गोविंद लाल, कभी बंकिम चंद्र, कभी SP रेड्डी। शाइस्ता ने पूछा, और मृत संजीवनी जी किताबें आज तक हैं तुम्हारे पास? एक थी मेरे पास, दूसरी एक लॉकर में। श्रीलंका के केव्स में वीरभद्र और गाइड पहुंचे। गाइड ने एक पॉइंट इंडिकेट किया, यहां। एक नेचुरल केव, अंदर डार्क। टॉर्चेस जलाए, अंदर गए। एक लोहे का संदूक, जमानों पहले रखा हुआ, रस्ट खाया लेकिन सॉलिड। वीरभद्र ने टूल्स से खोला, अंदर एक किताब, सफेद कपड़े में, फेमिलियर। वीरभद्र ने फोन उठाया, सर मिल गई। दूसरी तरफ श्रीनिवासन, किताब, कोई और चीज? सिर्फ किताब सर। श्रीनिवासन ने कहा, इमीडिएटली वापस आओ, डायरेक्ट, नो स्टॉप्स। फिर श्रीनिवासन ने अपने फोन से एक और नंबर डायल किया, दूसरी आवाज ने रिसीव किया, और उसी वक्त एक और दूसरे नंबर से एक आवाज आई जिसके बारे में श्रीनिवासन को नहीं पता था। ये आवाज भी यही सुन रही थी, ये आवाज भी यही जानना चाहती थी, किताब। दूसरी तरफ श्रीनिवासन ने कहा, किताब। दोनों आवाजें एक साथ। वीरभद्र जंगल से निकल रहा था, गाइड साथ, किताब सीने से लगाए। तभी बंदूकें चली, कहीं से, साइलेंस्ड। आवाज ऑलमोस्ट नहीं आई, सिर्फ रिजल्ट्स। 5 लोग वीरभद्र की टीम के गिरे, एक के बाद एक, प्रिसाइज, प्लैंड। वीरभद्र ने कवर लिया, एक ट्री के पीछे। 4 ऑफ यू अटैकर्स की तरफ जाओ, बाकी मेरे साथ वापस। 4 गए, वो 4 लौट के नहीं आए, लेकिन उनकी मौत ने वीरभद्र को छोटा सा विंडो दिया। जीप की तरफ भागा, जीप का टायर पंक्चर्ड, ड्राइवर डेड, खुद ड्राइवर सीट में बैठा। ड्राइव किया, रफ, फास्ट, जानते हुए कि रोड नहीं है प्रॉपरली, सिर्फ जंगल ट्रेल। किताब सीने से लगाई, एक हाथ स्टीयरिंग, दूसरा किताब पर। एक शैडो उसके पीछे, लेकिन दूर। गाइड पता नहीं कहां गया, अकेला। हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, पायलट अलाइव बाहर वेट कर रहा था। ऑफ। फैसिलिटी की तरफ। फैसिलिटी में श्रीनिवासन बुढ़े के पास गए, किताब दी। बुढ़े ने लिया, पन्ने पलटे, एक एक, एक्साइटमेंट, फिर एक गहरी खामोशी, फिर ये इनकम्प्लीट है। श्रीनिवासन को लगा दिल रुक जाएगा। एक और किताब है, इवन पेजेस एक में, ऑड पेजेस दूसरी में, दोनों के बिना ये सब बेकार है। दूसरी किताब कहाँ है? सर हमें पता नहीं था। LSD का मैप वो दूसरी किताब की लोकेशन थी। अभी डिकोड हुआ या नहीं? सर अभी तक। जाओ अभी और जल्द से जल्द लाओ। श्रीनिवासन भागे LSD के पास। LSD काफी देर से काम कर रही थी, आंखें सूखी, काफी कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो उल्टे थे उन्हें सीधा करना, ओवरलैपिंग लेयर्स, हिडन कोऑर्डिनेट्स। LSD अभी कितना वक्त है? सर बस अभी चाहिए। LSD ने एक फाइनल सीक्वेंस ट्राई किया, फिर एकदम कुछ क्लिक किया। यस। LSD ने दोनों हाथ उठाए, गार्ड्स ने फॉरेन वेपन्स पॉइंट किए, सब अलर्ट। सॉरी, गॉट इट। श्रीलंका, एक स्पेसिफिक लोकेशन, जंगल केव्स, ये रहा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। LSD ने स्लिप दी। श्रीनिवासन ने पढ़ा, सीधे बुढ़े के पास गए। बुढ़े ने पढ़ा, आंखें चमकी। वीरभद्र अभी वहां जाओ। लेकिन वीरभद्र अभी फैसिलिटी में ही था, अभी आई थी चॉपर। श्रीनिवासन ने डायरेक्टली बात की, वापस जाना होगा श्रीलंका, अभी, नया लोकेशन। सर मेरी टीम, न्यू टीम मिलेगी, अभी जाओ। इसी बीच श्रीनिवासन के पास बुढ़ा आया। किताब तुमने लाई ये तो वक्त का ख्याल है, लेकिन दूसरी लाने में देर क्यों हुई? सर हमें पता नहीं था कि 2 हिस्से थे। बुढ़े ने एक हाथ से, लिटरल में, डॉक्टर श्रीनिवासन को 8 फीट दूर फेंका। श्रीनिवासन दीवार से टकराए, गिरे। एक 65 साल का बुढ़ा, एक हाथ से, एक ब्रिगेडियर वेट इंसान, 8 फीट। दर्द, शॉक, लेकिन और भी ज्यादा फियर। जो क्या और क्यों नहीं पूछते वो नेचुरल डेथ से मरते हैं, जो पूछते हैं वो नहीं। अब समझे या और डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? श्रीनिवासन ने हां में सिर हिलाया, उठ के चले गए। स्क्रीन पर टीम के चेहरे दिखे, कुछ छोटे उनके बच्चों से। आंखें भर आईं श्रीनिवासन की, लेकिन अंधा होके चले गए। दूसरी तरफ फैसिलिटी के जंगल में वो मास्क्ड आदमी, उसके पास एक स्क्रीन था, बिल्डिंग का 3D लाइव फीड, रेड डॉट्स, लोगों की लोकेशंस। उसने अपने साथी को कॉल किया।
अगले 24 घंटे में वक्त आ जाएगा। जंगल में मास्ट आदमी ने अपना मास्क ठीक किया। रात का वक्त, फैसिलिटी के लाइट्स डिम, गार्ड्स की शिफ्ट। एक विंडो नैरो था। उसने अपना इक्विपमेंट चेक किया। एरोज, अ मॉडर्न कंपाउंड बो, एक खास ग्लास जो उसकी दाईं आंख पर था, जो बिल्डिंग का 3D लाइव फीड दिखाता था रियल टाइम में। रेड डॉट्स, लोगों की एग्जैक्ट पोजीशंस। डीप ब्रेथ और वॉक किया सीधा फैसिलिटी के एंट्रेंस की तरफ। एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी कैमरा। उसने एक एरो निकाला, एक खास टिप के साथ, और छोड़ा। कैमरे की आंख फूट गई। कोई बीप नहीं, कैमरा फीड कट साइलेंटली। अंदर खामोश पैर, एक एक कदम केयरफुल। पहला गार्ड एक कॉर्नर पर, एरो, साइलेंस, डन। रेड डॉट हटाई। दूसरा गार्ड कॉरिडोर के अंधेर में, एरो, डन। एक एक करके एरोज खामोशी में, एक सिस्टमैटिक प्लान्ड चिलिंग एक्सट्रैक्शन। इंटेरोगेशन रूम में ओम बोल रहा था। कोई नहीं जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। ओम ने कहा, मैं जब एक गांव में रहा, ज्यादा लोग टूट गए। पुरानी जनरेशन ने बताया, नई जनरेशन ने कभी नहीं माना। और जो लोगों ने सुनाया, वो स्टोरीज हमेशा डार्क थीं। राक्षसा, भूत, कुछ ऐसा जो छुपता है और फीड करता है लोगों पर। तब से मैं छुपाता रहा। आइडेंटिटी चेंज, जगह चेंज, हमेशा एक मास्करेड में। डॉक्टर श्रीनिवासन आए एकदम, बिना नॉक किए, दोनों हाथों में वीरभद्रा से मिली हुई किताब सीने से लगाई हुई। सीधा ओम के पास गए, शर्ट पकड़ा। सर, डॉक्टर बत्रा ने टोका। श्रीनिवासन ने एक हाथ से रोका, चुप। ओम बिल्कुल शांत, जैसे जानता था। ओम ने तेलुगु में कहा, चिन्ना, क्या हुआ, कुछ बता, मैं सुन रहा हूं। श्रीनिवासन का गुस्सा एक पल के लिए ढीला हुआ, फिर तेलुगु में ही बोला, तुमने बहुत कुछ लिया मुझसे, मेरी मेमोरीज, मेरी पास्ट, जो मुझे याद नहीं था, तुम्हारा वहां होना, और जो तुम जानते हो वो मुझे नहीं पता अभी तक। स्क्रीन पर एक पुराना स्कूल, वुडन बेंचेस, एक रोता हुआ बच्चा, छोटा, अकेला, और फिर ओम एक टीचर के रूप में, बाकी सब बच्चों को डांट के बाहर निकालते हुए, और उस रोते हुए बच्चे के पास बैठते हुए, खामोशी में, बिना कुछ कहे, सिर्फ साथ। ये डॉक्टर श्रीनिवासन का बचपन था, एक बहुत पर्सनल मोमेंट। नीको अदि गुर्तुंदा? ओम ने पूछा, यानी तुम्हें ये याद है? श्रीनिवासन की आंखें भर आईं। एक बूढ़ा, डिसिप्लिन्ड, नॉनसेंस साइंटिस्ट जो सबके सामने कभी नहीं रोता था, वो इस एक पल में एक बच्चे की तरह रोने लगा। जो याद था, जो याद नहीं रहना चाहिए था, सब आ गया। कमरे में कोई तेलुगु नहीं जानता था, लेकिन श्रीनिवासन का चेहरा सब कुछ बोल रहा था। उसी वक्त LSD के स्क्रीन पर एक बीप, एक चेहरा, बूढ़े का चेहरा, और एक डिजिटल काउंटडाउन, 843, 842, 841। LSD की आंखें भर आईं। फिर एक पल में वो चेंज हो गई, मैच्योर, कोल्ड, कैलकुलेटेड। परिमल ने ये देखा। उसने अभिलाष के पास कदम बढ़ाए, हाथ कंधे पर रखा, जैसे कंफर्ट दे रहा हो। डॉक्टर बत्रा ने देखा, अभिलाष सो रहा था या? डॉक्टर बत्रा ने पल्स चेक की, ठंडा, कोई पल्स नहीं। अभिलाष मर चुका था। कब, कैसे? साइलेंटली, इस कमरे में, बिना किसी को पता चले। परिमल ने मारा था, उसी मोमेंट में जब काउंटडाउन स्क्रीन पर आया था और सबका ध्यान श्रीनिवासन और ओम पर था। एक पिन पॉइंट प्रिसिजन। बाहर फैसिलिटी के अंदर मास्ट आदमी ने अपना काम कंटिन्यू किया था, एक के बाद एक गार्ड, खामोशी में, और दूसरा पार्टनर बाहर से मेन एंट्रेंस की तरफ, एक दूसरा एंट्री पॉइंट। शूटिंग शुरू हुई, बाहर, अंदर, दोनों जगह एक साथ। डॉक्टर शाहिस्ता ने डिसाइड किया, ओम को छोड़ो अभी। LSD वॉशरूम से आई, 2 ऑटोमेटेड P622 पिस्टल्स हाथ में। शाहिस्ता रुकी, ये क्या? मेरी ऑर्डर्स का इंतजार है, कोई मूवमेंट मत करो। कमरे में एक फ्रीज। वीरभद्रा जो समझ रहा था कि यह सब कुछ बहुत बुरा है, ओम की तरफ गया, चलो बाहर चलो। LSD ने एक शॉट, सीधा वीरभद्रा के पैर में, घायल, गिरा। श्रीनिवासन रूम में दाखिल हुए, किताब सीने से लगाई। LSD ने देखा, एक सार्कास्टिक कोल्ड मुस्कुराहट। LSD ने पिस्टल उठा ली, श्रीनिवासन की तरफ। बैंग। डॉक्टर श्रीनिवासन गिरे, किताब LSD के हाथ में। खून। फ्लोर पर एक साइंटिस्ट, एक बॉस, एक आदमी जिसने इस टीम को यहां लाया था, अब जमीन पर। LSD ने किताब पकड़ी, बिना इमोशन के। बाहर एक जबरदस्त क्रैश, एक दरवाजा टूटा। फैसिलिटी के अंदर एक आदमी, लंबे सफेद बाल, वेल बिल्ट, चेस्ट से आर्मर उतारा, सोने के कड़े दोनों कलाइयों में, बो और एरो, परशु, एक डिवाइन एक्स।
टीम ने वो चेहरा देखा जो ओम की मेमोरीज में बार बार आया था। स्क्रीन पर वही चेहरा, वही ऑरा, परशुराम, भगवान विष्णु का अवतार, आज इसी फ्लोर पर। और दूसरी तरफ से एक और आदमी, माथे पर वो जख्म, खुला, रिश्ता हुआ, गुस्से और दर्द का एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। अश्वत्थामा, जिस आदमी को ओम ने ढूंढा था, जिस इंसान को पूरी दुनिया मर गया समझती थी, सुभाष चंद्र बोस के रूप में, गुमनामी बाबा के रूप में, और अब एक वॉरियर के रूप में सामने। बाहर और अंदर दोनों जगह एक साथ। परिमल अपना मास्क उठाकर एक हिडन पैसेज से वेपन निकाला, पूरी तरह इक्विप्ड। जो इंसान हकलाता था, इग्नोर हुआ था, वो इस पूरी ऑपरेशन का एक प्लांटेड एजेंट था। एलएसडी ने शाइस्ता पर एम किया, शाइस्ता ने मूव किया। ओम ने पीठ में गोली खाई, शाइस्ता के सामने आ गया बुलेट कवर करने के लिए। दोनों गिरे, ओम और शाइस्ता, जमीन पर। एलएसडी ने शाइस्ता पर दोबारा एम किया। डॉक्टर बत्रा ने, जो एक कॉर्नर में छुपा था, यह सब देखा। उठा, टेबल के नीचे से ओम का ब्लड सैंपल जो उसने सीक्रेटली लिया था, हाथ में लिया। एलएसडी का लैपटॉप, एक फाइल ड्राइव, और खामोशी से फैसिलिटी के एक साइड एग्जिट की तरफ निकल गया। कॉरिडोर में वीरभद्र, घायल लेकिन खड़ा, ओम को घसीटने की कोशिश कर रहा था। चलो, बाहर जाना होगा। अश्वत्थामा कॉरिडोर में आया। एक शॉट, फिर दूसरा, फिर एक और। वीरभद्र ने खुद को ओम के आगे रखा। बुलेट्स लगीं। वीरभद्र गिरते हुए ओम की गोदी में। ओम ने उसे पकड़ लिया, जमीन पर बैठा, वीरभद्र का सर अपने हाथों में लिया। वीरभद्र ने ऊपर देखा, ओम का चेहरा, आंखें मिली। एक पल के लिए कुछ एक्सचेंज हुआ जो वर्ड्स में नहीं था। एक रिकग्निशन, एक अपॉलॉजी, एक ग्रैटिट्यूड। वीरभद्र ने हाथ प्रेस किया और बोला, माफी चाहता हूं, ठीक से नहीं कर पाया अपना काम। तुमने बहुत अच्छा किया, ओम ने कहा। आवाज कांप रही थी। वीरभद्र की आंखें बंद हो गईं, हाथ ढीला हुआ। ओम के गाल पर आंसू था। एक आदमी हजारों सालों में इतना खोया था, फिर भी रोता था, क्योंकि हर एक इंसान मैटर करता था। हर एक चेहरा एक पूरी दुनिया था। परशुराम और अश्वत्थामा ने ओम को उठाकर किचन में ले गए। परशुराम ने डेटोनेटर्स सेट किए फैसिलिटी के स्ट्रक्चरल पॉइंट्स पर। वक्त कम था। ओम ने पहली बार सीधा परशुराम को देखा। पूरी लाइफ इन्हें ढूंढा था और ये खुद आ गए। मैं बहुत सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा था, ओम ने कहा। जानता था कि तुम हो, कहीं हो, लेकिन हम जानते थे कि तुम हो, परशुराम ने जवाब दिया। आवाज भारी थी, एंशिएंट, अथॉरिटेटिव। हम हमेशा जानते थे और हमने डेलिबरेटली नहीं आना दिया तुम्हें हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर तुम हमारे पास आते तो वो भी तुम तक पहुंचते जो तुम्हें ढूंढ रहा था। हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया दूरी से। किताब। ओम की सांस रुकी। अश्वत्थामा का चेहरा गिरा। उनके पास है, नागेंद्र के पास या उसकी टीम के पास। दोनों किताबें, दोनों। क्या था इस किताब में? ओम ने पूछा। ऑलरेडी जानता था आंसर, फिर भी पूछा। परशुराम ने ओम की आंखों में देखा। तुम समझते हो, मृत संजीवनी, अमरत्व की विधि जो धन्वंतरी ने डेवलप की थी, और जो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एक फाइनल एलिमेंट चाहिए, धन्वंतरी के खून की एक बूंद जो सिर्फ एक जगह है। ओम समझा, स्लोली, बिल्कुल क्लियरली। मेरे अंदर? हां, तुम धन्वंतरी की रचना हो, उनके खून से, उनकी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा तुम में है। यह प्रोसेस तुम्हारे बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए जो भी मृत संजीवनी को हासिल करना चाहता है, उसे तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा लिविंग खून। मतलब मैं कभी सेफ नहीं हूं। हां। एक ब्लास्ट। दूसरी तरफ एक वॉल टूटी। परशुराम ने कहा, बाहर, अभी। किचन का एक एग्जिट, फैसिलिटी के पिछवाड़े की तरफ, समुद्र की तरफ। तीनों, परशुराम, अश्वत्थामा, ओम, भागे। इसी वक्त फैसिलिटी के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल। नागेंद्र, जो बुढ़ा था, परिमल और एलएसडी के साथ पहले से तैयार। दोनों किताबें उनके पास। एक सबमरीन ऑलरेडी वेट कर रही थी एक सीक्रेट डॉक पर। तीनों एक एक करके सबमरीन में घुसे। दरवाजा सील हुआ। समुद्र में, अंदर, सबमरीन चल पड़ी। अंधेरा, साइलेंस और एक चिलिंग विक्ट्री। बाहर फैसिलिटी एक के बाद एक सेक्शन में ध्वस्त होने लगी। एक्सप्लोजन्स की आवाज, शीशा टूटने की आवाज। पूरी डोम, जो एक दिन पहले तक साइंस का एक मार्वल था, धुआं बन गई। परशुराम समुद्र के किनारे खड़ा था, अश्वत्थामा पास, ओम दोनों के बीच। सेटिंग सन, नारंगी रोशनी पानी पर बिखरी। दूर कहीं एक मछली उछल के आई और वापस गई। नीले आसमान में एक चील। सब कुछ इतना काम था जैसे अभी जो हुआ वो हुआ ही नहीं। अब क्या? अश्वत्थामा ने पूछा। परशुराम ने कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ बदला। नागेंद्र के पास किताबें हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट करना चाहेगा,
और उसके लिए मुझे ढूंढेगा, ओम ने कहा। हाँ, तो हम छुपेंगे? नहीं, हम तैयार होंगे। ओम ने एक पल सोचा, ये किताब कितनी बार फेल की गई पहले, कोई और सक्सेसफुल नहीं था धन्वंतरी से पहले? कोई नहीं, तुम पहले हो, और नागेंद्र वो चाहता है तुम आखिरी भी रहो, ताकि प्रोसेस रिपीट ना हो, सिर्फ वो कंट्रोल करे इसे। और सुभाष चंद्र बोस, अश्वत्थामा, उन्हें नागेंद्र ने ही ढूंढा था ना? ओम ने पूछा। अश्वत्थामा ने आंखें बंद की, एक पेनफुल मेमोरी। हाँ, उन्होंने फर्रुखसियर की कोर्ट में फर्स्ट टाइम मुझे ट्रैक किया था, जब मैं बंदा बहादुर का जनरल था। तब से पीछे है, हमेशा एक आइडेंटिटी के बाद दूसरी में। नागेंद्र तो बहुत साल पहले खो गया था ना? अश्वत्थामा ने पूछा। परशुराम मुस्कुराया, थोड़ा। खो गया, मरा नहीं। तीनों के पास जवाब था अब। जो दुनिया सोचती थी झूठ था, नागेंद्र जिंदा था। प्लानिंग थी, किताबें उसके पास थीं, और एक और चैप्टर शुरू होने वाला था। दूर जंगल के दूसरी तरफ डॉक्टर बत्रा एक पुराने अबैंडन्ड स्ट्रक्चर में छुपे थे। हाथ में ओम का ब्लड सैंपल, LSD का लैपटॉप, एक फाइल, जिन्हें न परशुराम जानता था, न अश्वत्थामा, न नागेंद्र। सिर्फ डॉक्टर बत्रा जानता था इस ब्लड में क्या था और क्या करना था इससे। समुद्र की लहरों ने चट्टान को मारा, बार बार, हमेशा की तरह, जैसे पृथ्वी खुद कुछ कह रही हो जो सुनने वाला कोई नहीं था। और परशुराम वहां खड़ा रहा, जैसे हजारों सालों से करता आ रहा था, वक्त की आंधी में, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल सर्टन, बिल्कुल डिटर्मिन्ड। साल 2041, एक छोटा कमरा, मिसेस बत्रा, पृथ्वी। खामोशी, लंबी खामोशी। मिसेस बत्रा ने आंखें बंद की, एक सांस ली। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम इतनी डिटेल में कैसे जानते हो इन सब चीजों के बारे में जो 2020 में हुए? तुम 2041 में 20 साल के हो, तुम तब पैदा भी नहीं थे। पृथ्वी ने अपनी पानी की बोतल रखी, सीधा मिसेस बत्रा की आंखों में देखा। एक पल, फिर एक और, क्योंकि जो ओम शास्त्री थे वो मेरे पिता हैं। खामोशी, ऐसी खामोशी जो पूरी दुनिया को एक पल के लिए रोक देती है। मिसेस बत्रा की आंखें भर आईं। पृथ्वी वहां बैठा रहा, न हिला न मुस्कुराया, बस देखा। और उस दिखावे में हजारों सालों की कोई एक जरूर किसी बात थी। दोस्तों, ये थी द हिडन हिंदू बुक 1 की पूरी कहानी। अक्षत गुप्ता की ये रचना सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक पूछ है। क्या हम अपनी पूरी मॉडर्निटी और विज्ञान के साथ उस सच के लिए तैयार हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हजारों सालों से कहते आ रहे हैं? ओम शास्त्री, जो सुषेण था, चाणक्य था, विदुर था, आज भी है। हजारों सालों की यादों का बोझ, एक ऐसी किताब का राखा जो दुनिया की हकीकत बदल सकती है, एक ऐसे रहस्य का हिस्सा जो सिर्फ उसके खून में है। नागेंद्र का असली चेहरा, बुढ़े का रहस्य, डॉक्टर बत्रा का ब्लड सैंपल, और अब परशुराम और अश्वत्थामा के साथ एक नया मोर्चा। बुक 2 में ज्ञानगंज, कैलाश, मिलारेपा, मृत संजीवनी का दूसरा हिस्सा, और शुक्राचार्य, जो असली विलन है, का रिवील। लेकिन ये सब अगले एपिसोड में। अल्फा रीडर्स पर आप सबके साथ ये सफर करना एक सौभाग्य रहा। ये कहानी शेयर करो उन लोगों के साथ जो असली स्टोरी टेलिंग की ताकत जानते हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और दुनिया में। जय हिंद, नमस्ते।